हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के संपूर्ण सिलेबस के बारे में। यानी कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर में जितने टॉपिक दिए गए हैं उनकी हम आज से एक ही क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम सभी जो टॉपिक है उनकी आसान से आसान भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है वो आता है और कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, या आप भी अपनी जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो स्टडी है वो अच्छे से कर सकें, अच्छी ओजीपी बना सकें। तो ये क्लास है जो आप यदि पहले आप भले आपने जेनेटिक्स कोई भी क्लास इससे पहले आपने नहीं देखी है और ये क्लास आप एग्जाम के एक दिन पहले या कुछ समय पहले ही देख लें, इस क्लास को आप पूरा देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक्स में हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है और कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। तो ये सब इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करना है ताकि वो भी जो एग्जाम के कुछ समय पहले ही अपनी तैयारी मजबूत कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसके जनक होते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और अब हम बात करेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के पहले क्या अवधारणाएं दी गई थी, उन्होंने क्या अवधारणाएं दी और उनके बाद क्या अवधारणाएं दी गई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडल से पहले वंशानुक्रम की अवधारणा यानी कि प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं। तो पहले जो मेंडल से पहले जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने अवधारणा तो दी थी, उन्होंने बताया तो था ऐसा ऐसा होता है जेनेटिक्स में, लेकिन उन्होंने केवल अनुमान लगाया था। यानी कि उन्होंने केवल कल्पनाएं की थी, वो किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं कर पाए थे, उन्होंने प्रमाण नहीं दिया किसी का भी। इसलिए उनका एक भी जो प्रस्ताव था, एक भी अवधारणा थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे चार्ल्स डार्विन, जो कब आए थे वो आए थे 1868 में। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो उन्होंने दिया पैजेनेसिस का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया कि शरीर का जो प्रत्येक अंग होता है वो छोटे छोटे कण छोड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं जेम्यूल्स। वो जेम्यूल्स रक्त के माध्यम से जनन अंगों तक जाता है, जनन अंगों में युग्मकों के साथ एकत्रित होता है और वो जो माता पिता से जो संतान में जो लक्षण जाते हैं वो जाते हैं जेम्यूल्स के कारण। तो यही इन्होंने बताया था, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ज्यादा आप पढ़ लेना। जो मैंने बताया ना वही है, देखो कि प्रस्तावित किया शरीर के सभी भाग छोटे कण जोड़ते हैं जिन्हें जेम्यूल्स कहा जाता है। जेम्यूल्स रक्त के माध्यम से जनन अंगों तक जाते हैं, युग्मकों में एकत्रित हो जाते हैं और जेम्यूल्स से प्राप्त जो संतति इन्हीं जेम्यूल से प्राप्त माता पिता जैसी दिखाई देती है। लेकिन ये भी क्या है कि प्रमाणित नहीं कर पाए थे इन्हीं इन्हीं इसी कारण इनका भी जो जो ये सिद्धांत था वो अस्वीकृत था। इन्होंने प्रयोगात्मक प्रमाण नहीं था इनके पास। इसके बाद इनके बाद आए थे जीन विशिष्टिस लेमार्क, जो कि अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम सिद्धांत दिया था। किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए गए लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया कि जैसे कि कोई जीव है, वो अपने जीवन काल में कोई नया लक्षण प्रकट करता है या नया लक्षण अर्जित करता है, तो वही लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में प्राप्त होंगे। जैसे कि इन्होंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन होती है वो पहले लंबी नहीं हुआ करती थी। इन्होंने ऐसा बताया, इन्होंने ऐसा अनुमान लगाया कि इनकी जो लंबी गर्दन होती थी वो पहले लंबी नहीं होती थी। पहले क्या घास जो थी वो चरते थे, घास जमीन पे बची नहीं तो ये पौधों की टहनियां खाने के लिए गर्दन को ऊपर कर देते, उसी खिंचाव के कारण इनकी गर्दन लंबी हुई। लेकिन ये भी अस्वीकृत रहा क्योंकि अर्जित लक्षण आनुवांशिक रूप से नहीं चाहते हैं, इसलिए इनका भी जो सिद्धांत था वो अस्वीकृत रहा, आगे नहीं चला, यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद आए थे मिश्रण वंशानुक्रम सिद्धांत। यानी मिश्रण वंशानुक्रम सिद्धांत में क्या बताएगा कि जैसे माता पिता के जो क्रॉस से जो संतान होती है उसमें आधे लक्षण माता से आते हैं, आधे जो पिता से आते हैं और दोनों का मिक्स जो होता है यानी कि मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि यदि माता का रंग गोरा है, पिताजी का रंग काला है, तो उनके जो बीच में जो जो संतान होगी उनका रंग अलग ही होगा। जैसे कि यदि हम लाल और सफेद फूल का क्रॉस कराते हैं तो वहां पे हमें गुलाबी रंग मिलता है। इन्होंने यही बताया था और इसी सिद्धांत में यही बताया गया, लेकिन ये भी विफल रहा क्योंकि समझा नहीं पाए थे क्योंकि लक्षण अगली पीढ़ी में पुनः कैसे प्रकट होते हैं। यानी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि दोनों के लक्षण जब आपस में क्रॉस करते हैं तो दोनों के मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देते हैं,
लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये नहीं समझा पाए कि जो कुछ लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में पुनः कैसे प्रकट होते हैं, ये समझा नहीं पाए थे। इसलिए इनका भी सिद्धांत जो था, ये सिद्धांत था, ये यहाँ पे विफल हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला जो बात करते हैं कि जो मेंडल द्वारा दिए गए वंशानुक्रम सिद्धांत की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्हें हम जनक कहते हैं, आनुवांशिक के, जेनेटिक्स के जनक कहते हैं। 1866 में मटर पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर वंशानुक्रम को समझा जाता है। तो ये थे मेंडल मेंडल जिसे हम जेनेटिक्स के जनक कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। 1866 में मटर के पौधे पर प्रयोग किया और इन्होंने वंशानुक्रम सिद्धांत या वंशानुक्रम को समझाया, इन्हें हेरिडिटी को समझाया। इन्होंने क्या समझाया कि इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए, कुछ अवधारणाएं दी। एक इन्होंने अवधारणा दी एक कारक यानी यूनिट फैक्टर की अवधारणा दी, जिसमें लक्षण अलग अलग इकाइयों यानी कि अब तो हम इन्हें जीन कहते हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं एक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी अलग अलग जीन का अलग अलग लक्षण होता है। जैसे कि आपकी त्वचा का रंग हो गया, वो अलग जीन काम करेगा, आंखों का रंग है वो उसका नियंत्रण अलग जीन करेगा। ऐसे ही उन्होंने बताया कि लक्षण जो है वो अलग-अलग इकाइयों या अलग-अलग जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस का इन्होंने सिद्धांत या अवधारणा दी कि एक एलील दूसरे की अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी कि जैसे कि एक लंबे पौधे का और एक बौने पौधे का जब मटर में क्रॉस करवाया गया, तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई थी वो सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। वहां पे जो लंबा पौधा था वो प्रभावित था और जो बौना पौधा था वो अप्रभावित था। इसलिए लंबे पौधे ने F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाया और वो जो अप्रभावित था उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। एक इन्होंने सिद्धांत दिया विभाजन का नियम, जिसमें युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका हम यदि क्रॉस कराते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे मतलब ये दोनों अलग हो जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। तो इन्होंने ये जो अवधारणा थी या जो सिद्धांत कह सकते हैं। फिर एक इन्होंने दिया कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, यानी कि जब युग्मक निर्माण या वंशानुक्रमण के समय जो जीन होता है वो स्वतंत्र होता है, वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि एक जीन दूसरे जीन पर निर्भर नहीं करता है। सभी जीन जो होते हैं वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो अपनी जो अभिव्यक्ति होती है वो दिखा सकते हैं। ये थी मेंडल के समय, यानी मेंडल ने कौन कौन से उदाहरण दी। अब हम बात करते हैं मेंडल के बाद वंशानुक्रम की अवधारणाएं क्या थी, पोस्ट मेंडलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी की बात करते हैं। तो मेंडल के बाद की अनुवांशिकी में उनके नियमों से बाहर की जटिलताएं और अपवाद समझाए जाते थे, यानी कि मेंडल की जो मेंडल की जो अवधारणाएं थी उनमें जो जटिलताएं थी और उनके बाहर की जो अपवाद थे उनको इसमें समझाया गया था। कि एक तो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। इसमें क्या होता है कि जो एक एलील होता है वो अपनी पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। उसमें जो कुछ लक्षण होते हैं वो अप्रभावी के भी दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण प्रभावी वाले के भी दिखाई देते हैं, यानी पूरी तरह से प्रभावित नहीं करता है, इसलिए इसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण प्रभाविता। यानी कि कोई भी एलील पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता है। विषम युग्मज के मध्यवर्ती गुण प्रकट होते हैं, जैसे कि यदि हम लाल फूल का और सफेद फूल का यदि हम क्रॉस कराते हैं तो हमें मिलता है गुलाबी फूल मिलता है वहां पे। इसमें क्या है कि जैसे दोनों में से कोई भी अपना जो लक्षण है वो पूरी तरह से नहीं दिखा पाया। यदि जैसे कि यहाँ पे लाल रंग पूरी तरह से प्रभावी होता है तो यहाँ पे जो फूल प्राप्त होते हैं वो हमें लाल फूल प्राप्त होते हैं। यदि सफेद रंग अपना प्रभाव दिखाता तो यहाँ पे सफेद फूल हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन कोई अलग ही रंग हमें मिला है यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे ये पता चलता है कि इनमें से दोनों ही मतलब दोनों पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, इसमें कोई भी किसी पे पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। फिर एक इन्होंने समझा कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता। सह प्रभाविता क्या होती है कि दो एलील एक साथ और बराबर रूप से प्रकट होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग एलील होते हैं जो एक साथ बराबर रूप से प्रकट होते हैं। जैसे कि इसमें जो उदाहरण होता है वो होता है एबी रक्त समूह, जिसमें आई ए और आई बी दोनों बराबर रूप से उपस्थित होते हैं, यानी कि जिसमें आई ए का भी जितना रोल होता है उतना ही आई बी का रोल होता है, उतना ही प्रभावी वो होता है। तो दोनों सह प्रभाविता का नियम यही कहता है। एक आता है मल्टीपल एलील यानी अनेक एलील, जिसे हम कहते हैं कि एक जीन के लिए दो या दो से अधिक एलील जनसंख्या में मौजूद होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो जीन होता है एक जीन के लिए जो एलील होते हैं वो एक या दो से अधिक होते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण होता है रक्त समूह एलील आई ए, आईबी और आई जो होता है उसके लिए एक जीन के लिए दो या दो से अधिक एलील उपस्थित होते हैं। फिर बात करते हैं घातक जीन। इसकी आपसे पूछा जा सकता है घातक जीन क्या होता है।
ये जो हम यहाँ पे जो ये अपूर्ण प्रभाविता होगी, सह प्रभाविता होगी, एनेक एलील मल्टीपल एलील हो गया और जो घातक जीन हो गया, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। कहाँ पूछा, बड़े क्वेश्चन पूछा जाएगा या छोटा क्वेश्चन? तो इसमें से आपको पूछा जाएगा छोटा क्वेश्चन, यानी कि जो परिभाषा वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो घातक जीन क्या होते हैं कि वे जीन जो समझात अवस्था में हो तो मृत्यु का कारण बनते हैं, जैसे कि जो चूहे में पीला रंग का कोट होता है वो इसका उदाहरण होता है। आपको इसके उदाहरण भी याद रखने की, क्योंकि यदि आप वहाँ पे ये लिखते हैं कि यदि आप इतना लिखते हैं वे जीन जो समझात अवस्था में मृत्यु का कारण बनते हैं, इतना आपको याद था, आपने लिख दिया। लेकिन यदि आप वहाँ पे उदाहरण और लिख देते हैं तो वहाँ पे आपके जो नंबर होते हैं वो पूरे में से पूरे देने के जो चांस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, यानी चांस बढ़ जाता है कि आपके जो चेक करने वाला होता है वो नंबर नहीं काटता यदि आप उदाहरण सहित लिखते हैं तो। फिर आता है जीन परस्पर क्रिया, यानी दो या अधिक जो जीन मिलकर एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पुरुष जीन हो गया या एपिस्टिटिस हो गया, जो दो या दो से अधिक जीन मिलकर किसी एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर हम बात करते हैं लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की। तो ये क्या होता है कि जो जुड़े हुए जो जीन होते हैं वो साथ साथ वंशानुक्रमित होते हैं और जब तक होते हैं जब तक क्रॉसिंग ओवर ना हो, यानी कि क्रॉसिंग ओवर जब तक नहीं होता है तब ये साथ साथ वंशानुक्रमित होते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नए आनुवंशिक संयोजन बनते हैं। फिर आता है बहुजीन वंशानुक्रम। बहुजीन वंशानुक्रम क्या होता है कि जैसे कई लक्षण जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि जैसे मानव में त्वचा का जो रंग है वो एक जीन द्वारा नहीं कई जीनों द्वारा लक्षण नियंत्रित होता है। मनुष्य की जो हाइट है वो भी कई जीनों द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होते हैं बहुजीन वंशानुक्रम, यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कोशिका द्रव्य वंशानुक्रम, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जैसे कोशिकाओं के मध्य वंशानुक्रम होता है, यानी इनके बीच में इनहेरिटेंस होता है। जो मात्र वंशानुक्रम सामान्य रूप से पाया जाता है, इनमें जो पाया जाता है वो मटेरियल इनहेरिटेंस इज कॉमन, यानी कि जो मटेरियल मटेरनल जो होता है वो इनमें कॉमन पाया जाता है। ये हमारा था कि मेंडल के पूर्व की जो अवधारणाएं थी, मेंडल ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी और मेंडल के बाद कौन कौन सी अवधारणाएं आई। तो मेंडल के पूर्व की जो अवधारणाएं थी वो काल्पनिक थी, वो एक भी उनमें से जो स्वीकृत नहीं हुई, सभी अस्वीकृत हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो समझा नहीं पाए थे, उनको जो प्रयोग नहीं कर पाए थे। मेंडल की जो अवधारणाएं थी वो सभी स्वीकृत है। और मेंडल के बाद की जो अवधारणा है उसमें क्या बताया गया है कि जो मेंडल के नियमों की जो जटिलताएं थी या जो अपवाद थे उनको समझाया गया था मेंडल के बाद। तो ये थी हमारे मेंडल से पहले, मेंडल के समय और मेंडल के बाद की अवधारणाएं, वंशानुक्रम की अवधारणाएं। फिर हम बात करते हैं मेंडल प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, यानी कि मेंडल के वंशानुक्रम के सिद्धांत। तो अब हम मेंडल के बारे में पढ़ने हैं कि मेंडल ने जो वंशानुक्रम के सिद्धांत दिए थे वो क्या क्या दिए थे। ये जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम तीन जो सिद्धांत पढ़ते हैं जो वो आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे ही जाएंगे, वो पूछे जाएंगे आपके बड़े क्वेश्चन में। तो बड़ा क्वेश्चन आपको वहां से आएगा तो याद कर लेना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ग्रेगर जोहन मेंडल का जो 1822 से 1884 तक ऑस्ट्रेलिया भिक्षु थे और जिनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1866 में मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों पर आधारित एक शोध जो प्रकाशित किया था, उस शोध का जो नाम था वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनका जो जो उस आधारित जो शोध था प्रकाशित किया था उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको नाम याद होना चाहिए। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है या और भी कई छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। तो इसको आपको याद करना है। फिर इसके बाद हमारा जो आता है कि जो जैसे कि जो मेंडल था उसने मटर का पौधा ही चयनित क्यों किया, यानी कि पौधे तो इससे बहुत से होते हैं, ऐसा मटर के पौधे में खास क्या था कि जो मेंडल था उसने मटर का पौधा ही चुना जो प्रयोग के लिए। तो इसके कारण क्या थे कि ये उगाने और संभालने में आसान होता है। साथ ही जो इसका जीवन चक्र होता है, जो लाइफ साइकिल होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते हैं और स्वपरागण होता है, लेकिन इसमें हस्तचालित परपरागण भी संभव होता है। यानी इसमें प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण होता है, लेकिन इसमें यदि हम चाहें
तो इसमें हस्त जो हाथ द्वारा भी इसमें परागण करवा सकते हैं, यानी हस्तचालित परागण भी इसमें संभव है। इसीलिए मेंडल ने इसका प्रयोग किया था। और ये क्या है कि इसका जीवन काल छोटा होता है, इसमें जो उगाने और संभालने की जो आसान होता है, यानी कि इसकी संभावना ज्यादा होती है और ये विपरीत लक्षणों में पाए जाते हैं। स्पष्ट जो इसमें विपरीत लक्षण होते हैं वो भी इसमें स्पष्ट पाए जाते हैं। तो मेंडल के कार्यों और अवलोकन की बात करते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे में 7 विपरीत लक्षणों के जोड़े का अध्ययन किया था। तो वो 7 लक्षण क्या थे वो भी हम बात करेंगे कि कौन-कौन से लक्षण थे, जैसे कि तने की ऊंचाई होगी, बीज का आकार हो गया, बीज का रंग हो गया, फलियों का आकार हो गया, फली का रंग हो गया, फूलों का रंग हो गया और फूल की स्थिति जो होती है, ये 7 लक्षण इसमें मेंडल ने इसमें अध्ययन किए थे। अब हम बात करते हैं मेंडल के 3 प्रमुख सिद्धांत के नियम, यानी कि ये जो 3 प्रमुख सिद्धांत नियम है, ये आपसे 100% आपको इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। भले वो बड़ा क्वेश्चन मिल जाए कि सभी तीनों नियम एक साथ पूछ ले, भले ही तीनों में से 2-2 नंबर वाले में कोई छोटा सवाल पूछ ले कि जैसे कि प्रभाविता के नियम को समझाइए, वर्गीकरण के नियम को समझाइए या फिर आपसे पूछे स्वतंत्र अपव्यय के नियम को समझाइए, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। तो when two different allele are present in a heterozygote, only one allele is expressed and the other is masquerade। यानी इसमें क्या होता है कि जब दो एलील आपस में युग्मक बनाते हैं तो उस समय केवल एक एलील अपना प्रभाव दिखाता है और दूसरा जो एलील होता है वो अपना जो अभिव्यक्ति होती है या जो प्रभाव होता है वो प्रकट नहीं कर पाता है। यही इस नियम में कहा गया है। तो वो जो 7 लक्षण थे, अब आपसे पूछा जाए कि मटर के पौधे में कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा जो लक्षण अप्रभावी। जैसे कि तने की ऊंचाई की बात करें तो इसमें जो लंबा होता है, यानी कि तने की ऊंचाई या तो लंबा होगा या बौना होगा। तो लंबा जो होता है वो होता है डोमिनेट, यानी कि प्रबल होता है, प्रभावी होता है। और जो बोना होता है वो होता है एप्रबल, यानी रिसेसिव होता है। इसी प्रकार बीज का रंग गोल, यानी कि ये प्रभावी होता है। झुर्रीदार जो होता है वो अप्रभावी होता है। बीज का रंग जो पीला होता है वो प्रभावी होता है। हरा जो होता है वो अप्रभावी होता है। फलियों का रंग जो फूला हुआ और सिकुड़ा हुआ, जिसमें फूला हुआ जो होता है वो प्रभावी होता है और जो सिकुड़ा हुआ होता है जो होता है अप्रभावी। फलियों का रंग की बात करें तो जो पीला होता है वो अप्रभावी होता है, जो हरा होता है वो प्रभावी होता है। फूलों के रंग की बात करें तो बैंगनी और सफेद होते हैं, जिसमें बैंगनी प्रभावी होता है और जो सफेद होता है वो अप्रभावी होता है। इसी प्रकार जो फूल की स्थिति एक होती है अक्षीय, एक होती है टर्मिनल या अंतिम छोर पर। तो इसमें अक्षीय जो होती है वो तो होता है प्रभावी और जो अंतिम या टर्मिनल जो होता है वो होता है अप्रभावी। तो यहाँ पे ये थे जो विपरीत इसके जो लक्षण थे, विपरीत जो प्रभाविता के, कि इसमें कौन सा लक्षण प्रभावी होता है, कौन सा लक्षण अप्रभावी होता है। तो यहाँ पे ये थे। और इसके बाद हम जिस जब किसी विषम युग्म जीव में दो अलग अलग एलील होते हैं तो उनमें से एक केवल एक प्रभावी प्रकट करता है और दूसरा दबी हुई यानी कि अप्रभावी नहीं दिखता है। तो ये यही नियम था प्रभाविता का नियम, इसमें यही था जैसे कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीडी में जो हमें प्राप्त होता है वो होता है हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें जो लंबा था यानी कि जो पौधे का जो लंबा था वो तो प्रभावी होता है, जिसमें जो F1 पीडी में हमें प्राप्त होते हैं वो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसके कारण इसमें जो प्रभावी था लंबा पौधा वो अपना प्रभाव दिखाता है और जो बौना पौधा था वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। फिर हम बात करते हैं विभाजन का नियम, जिसमें क्या है कि युग्मक निर्माण के समय किसी विशेष लक्षण के लिए उपस्थित दो एलील अलग होते हैं और प्रत्येक युग्मक में केवल एक ही एलील हो जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे दो एलील होते हैं युग्मक निर्माण के समय, क्या होता है कि जैसे कि कोई विशेष लक्षण के लिए दो एलील होते हैं, उनमें से युग्मक निर्माण के समय वो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं और युग्मक निर्माण में केवल एक एलील वहां पे जाता है या एक एलील ही केवल एक एलील जाता है। युग्मक निर्माण के लिए एक एलील हट जाता है, उसमें दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं विभाजन का नियम। ये नियम होता है सर्वमान्य जब जो सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होता है, यानी जितने भी जीव जो लैंगिक जनन करते हैं उन सब पर ये नियम लागू होता है। कौन सा? विभाजन का नियम। इसका उदाहरण होता है जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी युग्मक निर्माण के समय कैपिटल टी या स्मॉल टी में से एक ही जाता है। एफ F2 पीडी में जो होता है वो 3:1 आपको देखने को मिलता है।
तो इसका जो रेशो आपको याद रखना है कि 3:1 आपको देखने को मिलता है विभाजन का नियम में। फिर हम बात करते हैं समतंत्र अपयूहन का नियम। समतंत्र अपयूहन का नियम का मतलब क्या होता है, इसमें क्या स्टेटमेंट रही कि विभिन्न लक्षणों के एलील युग्मक निर्माण के समय समतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो एलील होता है वो युग्मक निर्माण के समय दोनों आपस में एक नहीं होते हैं, दोनों समतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये नियम तब लागू होता है जब दो या दो से अधिक जीन के जोड़े हों, यानी द्विगुण क्रॉस जब होता है तब ये नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है कि जो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, या जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कह सकते हैं। जैसे कि पीला और गोल का यदि हम क्रॉस कराते हैं तो F1 F2 पीढ़ी में जो गुणसूत्र अनुपात हमें प्राप्त होता है वो होता है हमें 9:3:3:1। जिसे हम शॉर्टकट में याद रखें तो 9,331 आप याद रख सकते हैं, या 9331 आप याद रख सकते हैं। तो ये था हमारा मेंडल के कुछ नियम जो यहाँ पे होते हैं कंप्लीट। इनमें से जो मेंडल के जो नियम थे, मेंडल के जो वंशानुक्रम के जो सिद्धांत थे, वो आपसे तीनों में से कोई भी, या तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो तीनों पूछ लेंगे, छोटा क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों में से कोई सा भी पूछ लेगा। तो तीनों बड़े आसान है, यदि आप इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। विभाजन का मतलब होता है कि जो दो एलील युग्मक निर्माण के समय जो एलील होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। प्रभाविता का नियम का मतलब होता है कि युग्मक निर्माण के समय या एफएनबीडी में दोनों एलील में से कोई एक ही अपना प्रभाव दिखाता है, एक अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। और अपव्यूहन का मतलब, समतंत्र अपव्यूहन का मतलब होता है कि जो युग्मक एलील जो होते हैं वो युग्मक निर्माण के समय अलग अलग होते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। तो ये हमारे तीनों नियम थे, तीनों बड़े ही आसान है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, यानी कि मॉडल जीवों का अध्ययन, यानी कि किन किन जीवों पर अध्ययन किया गया जेनेटिक्स का, वो हम बात करने वाले। तो मॉडल जीव क्या होते हैं कि मॉडल जीव वे गैर मानव प्रजातियां होती है जिनका अध्ययन जैविक प्रक्रियाओं को समझने के लिए किया जाता था, जो अन्य जीवों पर भी लागू होते हैं। यानी कि इसमें ऐसे जीवों को चयन किया जाता था जिनके जो लक्षण या जो जीन होते हैं वो अन्य जीवों से मिलते जुलते होते हैं, और जिनके जो नियम और जो प्रक्रिया होती है वो अन्य जीवों पर भी लागू होती है। तो ऐसे ऐसे जीवों का हम बारे में पढ़ने वाले हैं। लगभग 4 से 5 जीव होते हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक तो ड्रोसोफिला को आपको नाम रखना याद, एक आपको जो पायसम सेटाइवम होता है उसको याद रखना, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कौन से इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी हम अगर पढ़ते टाइम आपको बता देंगे। तो इनकी वृद्धि सरल होती है, पीढ़ी समय कम होता है और आनुवंशिक अध्ययन आसान होता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जिन जीवों का हम अध्ययन के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हीं का क्यों करते हैं, तो पहली बात तो उनकी जो वृद्धि होती है वो सरल होती है, उनमें जो आनुवंशिक जो अध्ययन होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं, और उसकी जो पीढ़ी होती है यानी कि वो तीव्रता से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, यानी कि जो उनका समय काल होता है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो मॉडल ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म थे, जीव थे। तो पहला जीव इसमें आता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि एक फलों की मक्खी होती है। आनुवंशिकी और विकास जीव विज्ञान में बहुत उपयोगी होती है, यानी कि आपसे इसमें पूछा जाएगी जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है उसमें जेनेटिक्स में क्या इसका लाभ है या क्या ये उपयोग है इसका। तो आनुवंशिक और विकास जीव विज्ञान में ये बहुत उपयोगी होती है। क्या उपयोगी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसका जीवन चक्र होता है छोटा, लगभग 10 से 12 दिन का इसका जीवन चक्र होता है, और इसको पालने में भी ये आसान होता है, यानी इजी टू ब्रीड, पालने में आसानी होती है। इसके जो लक्षण होते हैं या जो गुणसूत्रीय लक्षण होते हैं वो स्पष्ट और अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि आंखों का रंग हो गया, या जो पंख वगैरह जो होते हैं वो सभी स्पष्ट दिखाई देते हैं। जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर या लिंग निर्धारण को समझने में भी ये सहायक होता है, यानी कि जो लिंग निर्धारण कैसे होता है ड्रोसोफिला में, दूसरा जो जीन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर होता है वो किस तरह से होता है, तो ये सब समझने में आसानी होती है। अलग अलग जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट और अलग अलग दिखाई देते हैं। फिर दूसरा जीव आया था एराबोडोप्सिस थालियाना, यानी कि सरसों जैसा ये पौधा होता है, जिसका नाम थोड़ा अलग है, ये आपके ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ना है। एराबिडोप्सिस थालियाना इसका नाम है, जो कि सरसों यानी मस्टर्ड के प्लांट के समान होता है। और इसमें क्या होता है कि जो पहला पौधा जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है, यानी कि इसका जो आपसे पूछा जाए कि
जो पहला पौधा कौन-सा था जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया? तो उसका जो आंसर होगा वो होगा आपके एराबिडोप्सिस थालियाना, जो कि एक सरसों जैसा पौधा होता है। आकार इसका छोटा होता है, जीवन चक्र इसका कम होता है, लगभग 6 सप्ताह बोल सकते हैं। बीज जो होता है वो अधिक बनाता है, यानी कि जो ये पौधा होता है वो बीज अधिक बनाता है। पौधों की आनुवंशिकी, पुष्पन और प्रकाश संकेतक जो संकेत जो होते हैं वो समझने हेतु प्रयोग होता है। इसका जीनोम सरल अच्छी तरह से मैप किया जा सकता है। ये इसकी ऐसे बताया गया है कि यहाँ पे कि इनका उपयोग क्यों किया गया, तो इनकी जो विशेषताएं थी वो यहाँ पे बताई गई है कि इसलिए इनका उपयोग किया था। फिर मोस्ट और इम्पोर्टेंट आता है पाइसम सेटाइवम, जो कि एक मटर का पौधा होता है गार्डन की, जिसे हम कह सकते हैं कि पाइसम सेटाइवम जो होता है, क्योंकि इस पर जो सारी जो जेनेटिक्स का जो मेडल ने खोज की थी वो इसी पौधे पर की थी, मटर के पौधे पर की थी। तो ग्रेगर मेंडल द्वारा वंशानुक्रम का जो सिद्धांत की खोज में प्रयोग किया गया था, कौन? मटर, यानी कि पायसम सेटाइवम। वो विरोधाभासी लक्षणों को दर्शाता है, जैसे लंबा, बौना, गोल, झुर्रीदार बीज। ये सभी जो विपरीयासी लक्षण जो होते हैं, जैसे कि लंबा, बौना हो गया, यानी कि अलग लक्षण, उल्टा लक्षण ये दर्शाता है। स्वपरागण और परपरागण दोनों संभव होता है, यानी कि सामान्यतः इसमें पाया जाता है स्वपरागण, लेकिन परपरागण भी इसमें संभव होता है। हस्तचालित परपरागण भी हम इसमें करवा सकते हैं। इसके बाद आता है आपके तेजी से बढ़ने वाला, प्रयोग में आसान होता है। फिर आता है आपके इकोलाई। इकोलाई में क्या है कि एक मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है, कौन? इकोलाई। आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग होता है। इसका जो कल्चर करना आसान होता है, यानी कि दोहराव समय जो तेज होता है, जो कि लगभग 20 मिनट में ये अपने जैसा एक इकोलाई और बना सकता है। ये आंत में, मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु होता है, जो कि जैव प्रौद्योगिकी, साथ ही जो आणविक जो जीव विज्ञान थे उसमें इसका उपयोग किया जाता था। और डीएनए प्रतिकृति, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन को समझने में भी सहायक होता है। फिर आता है मस मस्कुलस चूहा, जो कि एक होता है चूहा जिसका नाम होता है मस मस्कुलस, जो जिसके जो लक्षण होते हैं वो मानव से, मनुष्य से 95% तक ये लक्षण आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं? जो आंतरिक जो लक्षण होते हैं वो मनुष्य से इससे मिलते हैं। मनुष्य के सबसे निकटस्थ स्तनधारी मॉडल है। मानव रोगों, यानी कि मानव के जो रोग होते हैं, प्रतिरक्षा हो गया, कैंसर हो गया, आनुवंशिक के जो अध्ययन होता है वो इसी पर किया गया था, किस पर? मस मस्कुलस जो चूहा होता है उस पर ये अध्ययन किए गए थे। मानव, मनुष्य से लगभग 95% जीन मिलते जुलते होते हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित करना आसान, जैसे कि नॉकआउट या नॉक इन तकनीक द्वारा, यानी कि जो संशोधित करना बहुत आसान होता है। ये हमारे थे मॉडल जीव, जिन्हों पर हमने आसानी से चर्चा की, जिसमें से आपको एक तो ड्रोसोफिला को याद रखना है, दूसरा आपको पाइसम सेटाइवम को याद रखना है, और तीसरा आप जो ये चूहा आया था मस मस्कुलस, इसको भी थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं। और इसके बाद कोई, यदि आप ई कोलाई को, इस जो मस मस्कुलस है इससे ज्यादा ई कोलाई थोड़ा इंपोर्टेंट ज्यादा है, तो उसको आप पढ़ लेना। फिर हम बात करते हैं गुणसूत्र की संरचना, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसकी स्ट्रक्चर या उसकी संरचना की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र एक सूत्र के आकार की संरचना होती है जो केंद्रक में पाई जाती है और डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि गुणसूत्र किससे बना होता है? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक में पाया जाता है। और कैसी संरचना होती है? तो ये एक सूत्र, यानी कि धागे जैसी संरचना होती है। तो 3 क्वेश्चन एक ही लाइन से आपके बन गए, कौन से? एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी को ले जाने का कार्य करता है, यानी कि ये आपके चौथा क्वेश्चन बन गया कि एक जीव से दूसरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का, आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम कौन करता है? तो वो करता है गुणसूत्र। ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं एमसीक्यू वाले। इस क्लास में वही टॉपिक, वही लाइन लिखी गई है जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, या जहां से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। गुणसूत्र का डायग्राम आपको देख लेना है, डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। इसमें एक भाग होता है क्रोमोनिमेटा, जो कि क्रोमोनिमेटा गुणसूत्र के अंदर मौजूद कुंडलित सूत्र के समान संरचना होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये जो कुंडली जैसे की जो संरचना होती है जो इसके अंदर होती है, इसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। इसके साथ ही इसमें क्या होता है कि जिसमें ये किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है डीएनए और जो प्रोटीन होती है उससे ये बनी होती है। ये जीन की व्यवस्था का पुनरुत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि जो जीन की जो
डुप्लीकेशन जीन बनाने में ये सहायता करती है या उसके लिए ये जिम्मेदार होती है। गुणसूत्र द्रव्य द्रव्य जो होता है वो इसके जो अंदर जो द्रव्य पाया जाता है वो इसके जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम मैट्रिक्स। इसके साथ बाद आता है कि क्रोमोमियर। क्रोमोमियर क्या होता है कि इसके ऊपर माला जैसे ऐसे दाने पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। और इसके बाद आता है कि सेंट्रोमियर, यानी कि जो सेंट्रोमियर जो ये होता है मध्य भाग जो कि दो भागों में बांटता है कि पी आरम और क्यू आरम, जिसमें पी आरम छोटा होता है और क्यू आरम जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि दो भुजाओं में ये इसको बांटता है। एक होता है द्वितीयक संकुचन जो कि यहाँ पे कहीं पे एक संकुचन होया होता है उसे कहते हैं द्वितीयक संकुचन, और ये होता है टीलोमियर जो कि इसका अंतिम भाग होता है। तो ये ऐसे आपको संरचना याद रखनी है। यदि आपको चित्र समझ में आ गया तो आप गुणसूत्र की संरचना का जो वर्णन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। गुणसूत्र की संरचना का क्वेश्चन जो आएगा वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। छोटा क्वेश्चन आपके अलग बनेगा, बड़ा क्वेश्चन आपके ये बनेगा कि गुणसूत्र की संरचना का चित्र सहित आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपके जरूर बन सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़े कि क्रोमोनिमेटा जो होता है वो अंदर जो कुंडली सूत्र के समान रचना होती है, डीएनए और हिस्टोन की बनी होती है, जीन की व्यवस्था और पुनरुत्पादन यानी डुप्लीकेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो अगला जो आता है वो आता है कि क्रोमोसोम मैट्रिक्स, जिसे हम गुणसूत्र द्रव्य कहते हैं। ये गुणसूत्र का आधार द्रव्य या तरल पदार्थ होता है। ये क्रोमोनिमा यानी क्रोमोनिमेटा जो होता है उसको सहारा देता है, उन्हें संलग्न रखता है और इसमें एंजाइम और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो भरपूर होती है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन और एंजाइम की मात्रा किसमें होती है तो वो होती है गुणसूत्र द्रव्य द्रव्य में। इसके बाद आता है क्रोमोमियर्स, यानी कि जो क्रोमोमियर्स जो होते हैं वो माला जैसी दानों की जो रचनाएं होती है। ये कसे होते हैं डीएनए के भाग होते हैं, यानी कि इसमें डीएनए होता है। ये जीन मानचित्रण में सहायक होते हैं, मार्कर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि इसका फंक्शन या कार्य पूछा जाए तो मानचित्रण में सहायक होते हैं और मार्कर के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आता है सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रो का मतलब होता है सेंटर, सेंटर का मतलब होता है मध्य वाला भाग, जहां से जो गुणसूत्र का प्रमुख संकुचन का स्थान होता है। यहाँ से गुणसूत्र दो भागों में बांटता है, पी और क्यू। इसमें जो छोटा भाग होता है वो होता है पी आरम, जो बड़ा भाग होता है वो होता है क्यू आरम। कोशिका विभाजन के द्वारा स्पिंडल रेशों के जुड़ने का स्थान होता है, इनके जहाँ पे स्पिंडल जो रेशे होते हैं वो जहाँ पे जुड़ते हैं वो यही भाग होता है सेंट्रोमियर। तो इसके बाद जो अगला आता है हमारे सेकेंडरी जो कंट्रैक्शन यानी कि द्वितीयक संकुचन जिसे हम कहते हैं, सेंट्रोमियर के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्रों में, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान रखना कि सभी गुणसूत्रों में ये द्वितीयक संकुचन होता है वो नहीं पाया जाता है। कुछ गुणसूत्रों में एक या जो कुछ संकुचन पाया जाता है, एक और संकुचन पाया जाता है। ये न्यूक्लियोलस के निर्माण में सहायक होता है, जैसे कि जिसे न्यूक्लियर आयोजन क्षेत्र या शॉर्ट में आपसे कहे तो एनओआर, जिसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, न्यूक्लियर आयोजक क्षेत्र इसका पूरा नाम होता है और ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए द्वितीयक संकुचन क्या होता है। इसके बाद लास्ट आता है टीलोमियर। टीलोमियर क्या होता है, ये अंतिम सिरा होता है गुणसूत्र का। ये दोहराव वाले डीएनए अनुक्रमों से बने होते हैं। कार्य क्या होता है कि गुणसूत्र को कहीं जोड़ना है या कहीं से टूटने से रक्षा करता है, यानी कि गुणसूत्र टूट ना जाए, गुणसूत्र को कहीं पे जोड़ना है तो इसका कार्य होता है टीलोमियर। तो ये हमारी हमारी थी गुणसूत्र की संरचना, जिसमें आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुणसूत्र की नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन करो। यहाँ पे 7 पॉइंट थे, 7 भाग थे, सातों के आपके नाम याद होने चाहिए। जिसमें मैं आपको वापस बता रहा हूँ सातों के नाम। तो एक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है कि जो डीएनए और प्रोटीन का ये बना होता है केंद्रक में पाई जाती है और आनुवंशिक लक्षणों को ले जा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। फिर दूसरा आता है क्रोमोनिमेटा, जो कि एक कुंडलित जो संरचना होती है गुणसूत्र में उसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोसोम मैट्रिक्स जो होता है जो क्रोमोसोम में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। फिर आता है क्रोमोमियर। क्रोमोमियर माला जैसे जो धागे होते हैं जो कि डीएनए में के भाग होते हैं और इसका जो कार्य होता है वो मार्कर के रूप में कार्य करते हैं, जीन मानचित्र में सहायक होते हैं। एक आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का जो जो मध्य वाला जो भाग होता है जहां से संकुचन का स्थान होता है, ये गुणसूत्र को दो भागों में बांटता है, पी और क्यू, जिसमें पी भाग जो होता है वो छोटा होता है और क्यू भाग जो होता है वो बड़ा होता है। और फिर आता है कि द्वितीयक संकुचन जो कि कुछ गुणसूत्रों में पाया जाता है। और यहाँ पे एक जो
न्यूक्लियोलस के निर्माण में सहायक होता है, जिसे हम कहते हैं NOR। उसका पूरा नाम होता है न्यूक्लियर आयोजक क्षेत्र, और लास्ट आता है आपका टीलोमियर। टीलोमियर अंतिम भाग होता है जो गुणसूत्र को जोड़ने में कार्य करता है, या कहीं से टूटने से रक्षा करने में सहायक होता है। फिर आती है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ से आपके किसी भी प्रकार का बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएंगे, जो आएंगे छोटे क्वेश्चन आएंगे, जो परिभाषा वाले क्वेश्चन, डेफिनेशन जो आते हैं एक एक नंबर के या दो दो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ से पूछे जाएंगे। और इसकी हर एक परिभाषा या हर एक टर्मिनोलॉजी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसकी जारी टर्मिनोलॉजी को आसान से आसान भाषा में याद करें। कि पहला आता है जीन। जीन क्या होता है कि ये एक वंशानुगत इकाई होती है जो किसी विशेष गुण या लक्षण को नियंत्रित करती है, यानी कि जैसे कि हमारी त्वचा का रंग जो होता है वो गोरा है या कम गोरा है या काला है, तो इसका जो नियंत्रण होता है वो एक जीन करता है कि आपकी त्वचा का रंग कैसा करना है, कि आंखों का रंग कैसा करना है, किसी की आंखें नीली होती है, किसी की काली होती है, किसी की भूरी होती है, तो इसका जो नियंत्रण होता है वो जीन द्वारा होता है। फिर आता है एलील। एलील क्या होता है कि एलील एक ही गुण के लिए जिम्मेदार जीन के विकल्पित रूप होते हैं जो समरूपी गुणसूत्रों के समान स्थान पर होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं उन्हीं के समान ये होते हैं। और इसका जो उदाहरण होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, या जो कैपिटल टी होता है जो लंबा होता है, या टेलनेस इज पी प्लांट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि जो कैपिटल टी होता है वो लंबा होता है, और स्मॉल टी जो होता है वो बौना होता है, यानी कि दोनों अपने विपरीत लक्षणों को दर्शाते हैं। इसके बाद आता है होमोजाइगस, यानी कि जो होमोजाइगस होता है वो समजात जिसे हम कहते हैं। जब किसी गुण के लिए दो समान एलील होते हैं तो उसे कहते हैं समजात, यानी कि होमोजाइगस जिसे हम कहते हैं कि किसी एक ही लक्षण के लिए, एक ही गुण के लिए दो समान एलील होते हैं। और जब दोनों समान एलील नहीं होते हैं, दोनों एलील अलग अलग होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विषमजात या हेटेरोजाइगोस। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी या स्मॉल टी इसका उदाहरण होगा। और फिर इसके बाद आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि एक विषम जात का उदाहरण होता है, जिसमें दोनों अलग अलग भिन्न भिन्न एलील होते हैं। और फिर आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप नाम में छुपा है कि आप किसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जीनो का मतलब जीन। जीन कहाँ पे होते हैं, तो वो होते हैं शरीर के अंदर। तो किसी जीव में आनुवंशिक संगठन या जीनों के संयोजन ही उसका जीनोटाइप होता है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोलने में थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा है, लिखने में सभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी उदाहरण सही लिखे गए हैं। फिर आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो होता है वो बाहरी जो लक्षण देख के ये होता है कि जो जीव में प्रकट होने वाले लक्षण, जैसे कि ऊंचाई होगी, रंग हो गया आदि को फिनोटाइप कहते हैं। जैसे कि लंबा या बोना, जैसे कि कोई पौधे को देख कर बताना है कि ये लंबा है या बोना, तो हम उसके जो फिनोटाइप लक्षण होते हैं वो हम देख के बताते हैं कि हाँ ये पौधा लंबा है या ये पौधा बोना है। यदि आपको पूछा जाए कि इसके जीन के बारे में बताइए, तो वो हम आपकी आनुवंशिक जो जीनोटाइप देख के बताते हैं, यानी कि जो आंतरिक जो जीन होते हैं उनको हम देख के बताते हैं। फिर आता है डोमिनेंट ट्रेट, यानी कि प्रधान लक्षण, जो कि वे लक्षण होते हैं जो अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं, यानी कि जब वो उपस्थित हो तो अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं। जैसे कि जो लंबा पौधा होता है वो अपना जो उपस्थिति होता है उसको प्रदान करता है या उपस्थिति को प्रकट करता है। रिसेसिव ट्रेट की बात करें, यानी अप्रभावी, जो कि अपना उपस्थिति को नहीं दर्शाता है, ये केवल तब प्रकट होता है उसके दोनों एलील एक जैसे हो, यानी होमोजाइगस जो होते हैं। जैसे कि यदि कैपिटल टी दोनों, सॉरी, जो स्मॉल टी हो तब ये अपने लक्षण प्रकट करता है। यदि कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो तब ये अपने लक्षण नहीं प्रकट करता है। फिर आता है स्थान या लोकस, जहाँ पे गुणसूत्र पर किसी जीन का विशेष स्थान जो होता है उसे हम लोकस कहलाता है। और इसके बाद हमारा जो आता है कि जीनोम। जीनोम क्या होता है कि जीनों का एक समूह होता है जिसे हम जीनोम कहते हैं, कि किसी जीव की सभी जीनों का समूह जो उसकी कोशिकाओं में होता है जिसे हम जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र क्या होता है कि गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने रेशे जैसी संरचना होती है
जो वंशानुक्रम सूचना को वहन करती है, उसे ले जाने का काम करती है। तो ये थी इसकी जो गुणसूत्र की परिभाषा। फिर हम ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर हम बात करते हैं कि मेंडल के सिद्धांतों की सीमाएं क्या थी। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेंडल के जो जितने भी सिद्धांत थे उसमें कोई कमियां नहीं थी, सब सही थे। तो उसकी जो कमियां थी वो थी लिंक्ड जीन को लागू नहीं होते हैं इसमें, और अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, अनेक एलियन जीन परस्पर क्रिया जैसे अपवाद है। यानी कि इसमें कुछ अपवाद है जिन्हें मेंडल नहीं समझा पाए थे। उनके बाद जो नए नए जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने ये समझाए थे कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता क्या होती है, मल्टीपल एलील क्या होता है, जीन परस्पर क्रिया क्या होती है, ये सब अपवाद थे, मेंडल नहीं समझा पाए थे। तो ये थी मेंडल की सीमाएं, वो जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने बात की कि जो टर्मिनोलॉजी जिसमें हमने क्या क्या देखा कि जो जीन क्या होता है, उसके बाद में हमने एलील क्या होता है, समजात और विषमजात क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप के बारे में देखा, प्रधान लक्षण, फिनोटाइप, और जो रिसेसिव ट्रेट या जीनोम क्या होता है, गुणसूत्र लोकस क्या होता है, और इसके साथ हमने मेंडल की सीमाएं देखी। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप क्या होता है कि क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत। तो यहाँ पे ये सिद्धांत आपसे पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित किसने किया? तो सटन और बावेरी ने किया। बोवेरी ने किया। कब किया? तो ये किया था 1902 में ये किया गया था। मेन कॉन्सेप्ट क्या था इसका कि ये सिद्धांत कहता है कि जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और गुणसूत्र ही वंशानुक्रम का भाग होता है। यानी इसमें क्या कहा कि जो जीन और जो सॉरी जो मेंडल थे उन्होंने बताया कि जीन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का आदान प्रदान होता है, जबकि सटन और बावेरी ने क्या कहा कि जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, इसलिए गुणसूत्र ही वंशानुक्रम का भाग होता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो जीन होते हैं वो तो गुणसूत्र पर होते हैं, इसलिए गुणसूत्र हुआ ना वाहन भाग, तो अनुवांशिक लक्षणों का भाग जो होता है वो गुणसूत्र को बताया इन्होंने, जबकि मेंडल ने बताया जीन। तो ये इनका जो मुख्य कॉन्सेप्ट था। फिर हम बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की। यानी गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, समरूप होते हैं, एक एक माता पिता से आते हैं। एक जो लक्षण होता है, एक जीन जो होता है वो माता से आता है और एक जीन जो होता है वो पिता से आता है। यानी एक एक जोड़ा दोनों से आता है। मियोसिस के दौरान समरूप गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। यानी जब मियोसिस की जो विभाजन होता है तब जो दोनों समरूप जो गुणसूत्र होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं, मतलब अलग विभाजन हो जाता है। निषेचन द्विगुणित संख्या को पुनर्स्थापित करता है। यानी कि जो द्विगुणित विभाजन जो होता है वो संख्या को पुनर्स्थापित करता है। इसकी जो मुख्य बात वो निकली कि इसमें मेंडल के नियमों का समर्थन किया और ये स्पष्ट किया कि लक्षण कैसे गुणसूत्र के माध्यम से विरासत में मिलते हैं। यानी इसमें जो मेंडल ने बताए थे, जो बातें बताई थी, उसका तो सम्मान किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो लक्षण होते हैं वो गुणसूत्र के माध्यम से विरासत में कैसे मिलते हैं। यानी कि जो लक्षण होते हैं वो जीन जीन जो होते हैं वो लक्षण पर होते हैं, और लक्षण के माध्यम से जो विरासत में जो जीन होते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, इन्होंने ये समझाया था। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम बात करते हैं सेल साइकिल की, यानी कि कोशिका चक्र की। कोशिका चक्र क्या होता है कि जो घटनाओं का एक अनुक्रम होता है जिसमें एक कोशिका अपने जीनोम को दर्शाती है और दो में विभाजित होती है। यानी कि एक कोशिका अपने जीनोम को दोहराती है और वो दो कोशिकाओं में बदलती है। यानी एक कोशिका से दो कोशिका में बदलना कोशिका चक्र कहलाता है। या इसके चरण क्या होते हैं? एक होता है इनहेरिटेंस, सॉरी इंटरफेज। इनहेरिटेंस तो वो पहले वाला याद रह गया, वंशानुक्रम। तो इसकी जो अवस्थाएं होती है वो एक तो होती है कि इसकी इंटरफेज, और दूसरी इसकी होती है कि जो एम फेज। यानी कि इंटरफेज और एम फेज दो अवस्थाएं होती है। इंटरफेज में इसकी तीन होती है स्टेज, जी1 फेज, एस फेज और जी टू फेज। और एम फेज में होती है इसकी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस की पांच अवस्थाएं होती है इसमें। और सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्वर्ती अवस्था यानी इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज में होता है जीवन, यानी कि जो कोशिका बढ़ती है, डीएनए की प्रतिकृति बनती है और विभाजन के लिए तैयार होती है। जीवन में तो कोश जी1 फेज में तो क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो ग्रोथ करती है, कि अपने कोशिका द्रव्य को बढ़ाती है और ग्रोथ करती है। जबकि जो एस फेज होता है उसमें डीएनए जो होता है उसकी प्रतिकृति बनती है, डीएनए रेप्लिकेशन बनता है। और जे टू जी टू में जो फेज जो होती है उसमें
विभाजन के लिए तैयार होती है। फिर आता है आपके एम फेज यानी कि मिटोटिक फेज जिसे हम कहते हैं। इसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस शामिल होते हैं। माइटोसिस में जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्थाएं आती है और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो ये इसका यहाँ पे कुछ चित्र है जिसमें यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं कि ये प्रोफेज अवस्था होती है। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे कोशिका जो परत होती है या जो कोशिका भित्ति जो होती है वो यहाँ पे धीरे-धीरे नष्ट होती है, विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू होते हैं गुणसूत्र और इस तरह से इस चित्र को आपसे पूछा जा सकता है, यह चित्र आपको याद करना है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन को चित्र द्वारा समझाएं या अर्धसूत्री विभाजन को चित्र द्वारा समझाएं। तो ये दो क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बड़े क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम माइटोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस का मतलब होता है कि जो समसूत्री विभाजन जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि सोमेटिक कोशिकाओं के समान विभाजन होता है। माइटोसिस के चरण की बात करें तो जो इंटरफेज होता है वो अर्धसूत्री में और समसूत्री में दोनों में सेम होता है। भले ही आपको पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में तो वहां पे भी आपको इंटरफेज के बारे में लिखना है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज इसके बारे में लिखना है। और फिर आपसे हम पूछते हैं माइटोसिस के चरण यानी कि माइटोसिस में 4 चरण होते हैं। प्रोफेज यानी जिसे हम पूर्वावस्था कहते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र संघनन होता है, दृश्यमान होते हैं, यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो संघनित होते हैं। और इसके बाद अगला जो आता है वो आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, गुणसूत्र इक्वेटर पर पंक्तिबद्ध होते हैं, यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो ऐसे पंक्तिबद्ध होते हैं। एनाफेज में क्या होता है, विहीन क्रोमेटिड अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है, यानी कि जो विहीन क्रोमेटिड्स जो होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र फिर से फैलते हैं और न्यूक्लियर झिल्ली बनाते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर झिल्ली होती है वो प्रोपेज के लास्ट तक वो हट जाती है या हटने लगती है और टेलोपेज में वो वापस बन जाती है या न्यूक्लियर झिल्ली बन जाती है। गुणसूत्र फिर से फैलते हैं। फिर होता है साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्मिक विभाजन होता है जिसमें दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको अब चित्र के माध्यम से आप समझेंगे कि जैसे कि प्रोफेज में ये दोनों, जैसे कि ये जो न्यूक्लियर झिल्ली थी वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाती है। इसमें ये फिर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और यहाँ पे ये मध्य जो मेटाफेज आती है उसमें ये जो मध्यवर्ती जो लाइन होती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर, गुणसूत्र इक्वेटर जिसे हम कहते हैं, इस पर पंक्तिबंद हो जाते हैं इस तरह से। और फिर क्या होता है कि अगली अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो विपरीत ध्रुवों की ओर जाना शुरू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरफ जाना शुरू हो गई और ये इस तरफ आना शुरू हो गई, तो विपरीत ध्रुवों की ओर जाती है। और फिर आता है जो टीलोफेज। टीलोफेज में ये वापस यहाँ पे अवस्थाएं दी नहीं गई है टीलोफेज की। तो टीलोफेज में क्या होता है, वापस इस तरह से ये बनना शुरू होती है। और इसमें क्या होता है कि जो साइटोकाइनेसिस में ये कोशिका द्रव्य यहाँ पे बनता है और फिर ऐसे यहाँ से दोनों हटकर जो दो अलग अलग कोशिकाएं बना लेती है। तो ये होता है हमारा समसूत्री विभाजन, या जिसे हम इंग्लिश में कहें तो जिसे हम कहते हैं माइटोसिस विभाजन या माइटोसिस कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्धसूत्री या मियोसिस की बात करते हैं कि मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस सॉरी इसका जो समसूत्री विभाजन होता है उसका जो क्या काम होता है कि गुणसूत्र की संख्या को बनाए रखने में और वृद्धि और मरम्मत में सहायक होता है, यानी कि कहीं पे चोट लग जाए तो वहां पे जो घाव बनाने में, मतलब घाव को ठीक करने में जो काम होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें हम नए जीव को बनाने में या जनन कोशिकाओं द्वारा वहां पे जो जीव को बनाने में जो काम होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। फिर हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो इंटरफेज अवस्था होती है वो तो सेम होती है, लेकिन इसमें जो होता है यौन जनन, इस डेफिनेशन की बात करें, यौन जनन कोशिकाओं निर्माण है तो ये विभाजन होता है। और इसमें जो दो अवस्थाएं रहती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो अवस्थाएं होती है। जिसमें प्रोफेज फर्स्ट की बात करें तो प्रोफेज फेज में पांच अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनोसिस। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती है।
इसके बाद आता है मेटाफेज फेज, जिसमें समरूप जोड़े मध्य में पंक्तिबंध होते हैं। सेम वही क्रिया चलती है कि जो इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे जो जैसे ये गुणसूत्र हो गया, सॉरी ये गुणसूत्र हो गया, तो इससे यहाँ से ये हटकर इधर उधर जाते थे, लेकिन इसमें क्या होता है पूरा गुणसूत्र एक ही साइड जाएगा, एक ही साइड जाएगा, इन दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। और समरूप गुणसूत्र अलग ध्रुवों की ओर जाते हैं। और टेलोफेज फेज और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि दो हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। फिर आता है आपके जो मियोसिस सेकंड, जिसमें जो मियोसिस सेकंड जो होता है वो सेम टू सेम होता है, किसके समान, माइटोसिस के समान, लेकिन हैप्लॉइड कोशिकाओं में होता है। किनमें होता है, हैप्लॉइड जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये होता है। इसमें आपको केवल जो मियोसिस जो फेस्ट होता है उसको आपको याद रखना है, बाकी सब सेम होता है। फिर हम इसके दोनों में अंतर की कंपैरिजन करते हैं, तो पर्पस इसका जो समसूत्री विभाजन होता है उसका पर्पस क्या होता है, रिपेयरिंग करना यानी कि मरम्मत करना और वृद्धि करने में, जबकि जो गेमिट फॉर्मेशन का जो काम होता है, पर्पस जो होता है वो होता है मियोसिस का यानी अर्धसूत्री विभाजन का। नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो समसूत्री में एक ही बार डिवीजन होता है, जबकि जो अर्धसूत्री होता है उसमें दो बार डिवीजन होता है। डॉटर सेल की बात करें तो इसमें डिप्लॉइड होती है और इसमें हैप्लॉइड होती है, चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और जेनेटिक वेरिएशन नंबर की बात करें तो इसमें नहीं होता, और इसमें होता है यानी कि क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें होता है जो अर्धसूत्री विभाजन में ये होता है। तो ये हमारा था सेल साइकिल, या जो यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए, यानी कि इसमें हम डीएनए और आरएनए के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के प्रकार की। तो डीएनए के प्रकार जो संरचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तीन प्रकार के डीएनए होते हैं, किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए डीएनए। ए डीएनए जो होता है वो एक दाएं हाथ की दोहरी कुंडली होती है, यानी डबल हेलिक्स वाला होता है, राइट हैंडेड होता है। और ये क्या करता है कि निर्जलीकरण की स्थिति में पाया जाता है। और इसमें जो प्रति चक्र जो होते हैं वो होते हैं 11 बेस पेयर होते हैं, यानी कि इसमें प्रति चक्र 11 बेस पेयर होते हैं। जबकि जो बी डीएनए होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, सभी में पाया जाता है, उसमें जो प्रति चक्र होते हैं वो होते हैं 10 बेस पेयर। और जो इसका कुंडलन होता है वो होता है दाहिने हाथ की कुंडली होती है, यानी कि जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, और वो डबल हेलिक्स होता है, यानी दोहरा कुंडली होता है, कौन सा, ए डीएनए। जबकि बी डीएनए होता है वो केवल कुंडलित होता है, डबल नहीं होता है। और बी डीएनए में ये वही रूप है जिसे वॉटसन व क्रिक ने बताया था, यानी कि जो गुणसूत्र में, सॉरी, जो डीएनए का और जो डीएनए के बारे में वॉटसन व क्रिक ने बताया था, तो ये वो किसकी डीएनए के बारे में बताया था, तो उन्होंने बी डीएनए के बारे में बताया था। बी डीएनए की उन्होंने खोज की थी, या उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। बी डीएनए सामान्य सामान्य शारीरिक दशाओं में पाया जाता है। और तीसरा आता है जेड डीएनए। जेड डीएनए क्या होता है, ये बाएं हाथ की कुंडली होती है, यानी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, जो जिसमें दो, और ए और बी जो हमने पढ़े वो तो राइट हैंडेड कुंडली थे। और जो जे डीएनए होता है वो बाएं हाथ की कुंडली होती है, जबकि जो ए डीएनए होता है वो दोहरा कुंडलित होता है। बी डीएनए जो होता है वो केवल कुंडलित होता है, हाथ तो दाएं हाथ की कुंडली होती है। और इसकी जो संरचना होती है वो जिगजैग संरचना होती है। ये जीन नियंत्रण में भूमिका निभा सकता है, यानी कि जो जे डीएनए होता है वो जीन नियंत्रण में, रेगुलेशन में भी अपनी भूमिका निभाता है या निभा सकता है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की, यानी कि जो आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसकी हम बात करते हैं कि इसकी जो क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले कार्य के आधार पर हम बात करते हैं, तो कार्य के आधार पर ये होता है एमआरएनए, जो कि मैसेंजर आरएनए भी जिसे हम कहते हैं। एक होता है टीआरएनए जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और एक होता है आरआरएनए जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमआरएनए पर, जो कि मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर का मतलब मैसेज ले जाने का कार्य करता है। ये डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक जानकारी ले जाता है, यानी कि कहां से कहां ले जाता है। आपसे पूछा जाए कि जो एमआरएनए होता है वो आनुवांशिक जानकारी कहां ले जाता है, तो वो ले जाता है राइबोसोम से। कहां से ले जाता है, तो वो ले जाता है डीएनए से। तो डीएनए से राइबोसोम में जो आनुवांशिक जानकारी ले जाने का काम करता है वो करता है एमआरएनए। तो तीन क्वेश्चन घुमा फिरा कर एक लाइन से बनते हैं। कि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एमआरएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक
जानकारी को ले जाना, आनुवंशिक जानकारी को एमआरएनए कहाँ ले जाता है? तो वो ले जाता है राइबोसोम में, कहाँ से ले जाता है? तो वो ले जाता है डीएनए से। तो 3 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में उपयोग करता है, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसमें भी इसका यूज होता है। ये दूसरा आता है टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। इसका कार्य क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम तक एमिनो एसिड को लाता है, यानी कि जो एमिनो एसिड होता है, आपसे पूछा जाए कि एमिनो एसिड को राइबोसोम तक कौन लाता है, तो वो लाता है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए जिसे हम कह सकते हैं। इसमें एमआरएनए के कोडोन से मेल खाने वाली एंटीकोडोन होते हैं, यानी कि उससे जो मेल खाते हैं, उससे जो जुड़ जाए ऐसे एंटीकोडोन इसमें पाए जाते हैं। फिर आता है राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए जिसे हम कहते हैं। राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक होता है, अनुवाद में मदद करता है, यानी ट्रांसलेशन में ये मदद करता है। इसका जो मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक ये घटक होता है किसका? उसका राइबोसोम का, यानी कि आपसे पूछा जाए कि राइबोसोम का मुख्य संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक कौन होता है? तो वो होता है आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए जिसे कहते हैं। और इसका क्या मदद करता है? तो ये ट्रांसलेशन में ये मदद करता है। ये हमारे थे टाइप्स ऑफ डीएनए और आरएनए, जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे इसमें से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। डीएनए और आरएनए के टाइप्स पूछ सकते हैं, कार्य के आधार पर पूछ सकते हैं, या एमआरएनए के बारे में सिंगल भी पूछ सकते हैं किसी के बारे में। जैसे कि आपसे पूछ लिया ए डीएनए, बी डीएनए या जे डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं? आरआरएनए, एमआरएनए के बारे में आप क्या जानते हैं? टीआरएनए के बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसा छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। फिर हम बात करते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप यानी प्रधानता संबंध, जिसमें हम प्रधानता के प्रकार देखते हैं। एक होता है कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि हमने पीछे भी इसकी बात की थी कि कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, और कोडोमिनेंस क्या होता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे एक जो प्रभावी लक्षण होता है वो अपनी F1 पीढ़ी में पूरी प्रभाविता दिखाता है, वो जो दूसरा जो अप्रभावी लक्षण होता है उसकी अभिव्यक्ति को बिल्कुल दबा देता है। जैसे कि मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच हम यदि संकरण कराते हैं, तो जो हमें F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो सभी बड़े लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें जो लंबा था वो प्रभावी था और जो बौना था वो अप्रभावी था। तो इस तरह से क्या है कि ये अपने जो प्रभाव होता है उसको दिखाता है, पूरी तरह से दिखाता है, तो वो होता है कंप्लीट डोमिनेंस। और फिर आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई भी एलील अपनी पूरी तरह से प्रदान नहीं होता है, वो पूरी तरह से अपनी अभिव्यक्ति प्रकट नहीं कर सकता है। दो एलील जो होते हैं, अलग एलील जो होते हैं, वो अपनी मध्यवर्ती जो लक्षण होते हैं या मध्यवर्ती जो भी लक्षण परिणाम होता है उसे ही दिखाते हैं, उसे ही दर्शाते हैं। जैसे कि यदि हम लाल और सफेद भी फूल के बीच में या लाल या सफेद रंग के बीच हम क्रॉस कराते हैं तो हमें एक अलग ही रंग मिलता है जिसे हम गुलाबी कहते हैं। और ये किसमें हमें देखने को मिलता है? तो ये हमें मिलता है स्नैपड्रैगन में। लाल और सफेद को अब यदि हम क्रॉस कराते हैं तो हमें गुलाबी प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे दो एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं, यानी इसमें क्या होता है कि दो एलील कोडोमिनेंस का मतलब सह प्रधानता, मतलब दोनों एलील समान रूप से अभिव्यक्ति हो। जब एक एलील पूरी तरह से उसको प्रभावित करे तो उसे तो कहते हैं पूर्ण डोमिनेंस। जब दोनों आधे आधे करे तो उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। और जब अपूर्ण डोमिनेंस या जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में कहें तो बात करें तो अपूर्ण प्रधानता। और जिस जो जब दोनों जीन या दोनों एलील होते हैं वो दोनों अपनी समान रूप से अभिव्यक्ति दे तो उसे कहते हैं कोडोमिनेंस। जैसे कि ए बी और रक्त समूह में आई ए और बी जो होते हैं वो सह प्रधान होते हैं, यानी कि ए बी जो रक्त समूह होता है उसमें आई ए भी होता है और आई बी भी होता है, यानी कि ये दोनों ही वहां पे प्रधान होते हैं, दोनों की उपस्थिति समान होती है। फिर आता है एपिस्टेटिक परस्पर क्रियाएं। ये क्या होती है कि जब एक जीन दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है तो वह एपिस्टेटिक नहीं होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है कि जो जैसे कि एक जीन जो होता है वो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है। जो दूसरा जीन होता है वह अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाता है। जो एपिस्टिटिस के प्रकार की बात करें तो पहला आता है डोमिनेंट एपिस्टिटिस, यानी कि एक जीन को प्रभावशाली एलील दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, यानी कि जो जैसे कंप्लीट डोमिनेंस और जो प्रधान एपिस्टिटिस में क्या फर्क है कि उसमें हम एलील की बात कर रहे थे, इसमें हम जीन की बात करें, यानी एक जीन का प्रभुत्वशाली एलील जो दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को दबा देता है, उसको प्रकट नहीं करने देता है। जैसे कि समर स्टेज का में फल का रंग सफेद जो कि एलील
हरे और पीले रंग पर एपिस्टिटिस होता है, यानी कि इसकी जो हरे और पीले रंग जो होता है उसकी अभिव्यक्ति को दबा देता है। कौन? सफेद। किसमें? स्मर स्केज में, के फल में या इसमें ये हमें देखने को मिलता है। एक होता है रिसेसिव एपिस्टिटिस, यानी कि दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है रिसेसिव, यानी अप्रभुत्व, यानी कि जो अप्रभावी होता है जिसे हम कह सकते हैं। ये एक अप्रभुत्व एलील समजात अवस्था में होता है। ये दूसरे जीन की अभिव्यक्ति को रोकता है। जैसे कि जो चूहे का कोट रंग होता है वो एल्बिनो रंग का रंग जो होता है काला और भूरा उसको दबा देता है। कौन दबा देता है? चूहे का कोट रंग। तो ये इस पर अप्रभावी होता है। एक होता है डुप्लीकेटरी रिसेसिव इम्पेस्टिटिस होता है। इसका कार्य क्या होता है या ये क्या होता है कि किसी विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दोनों जीन में से कम एक प्रभुत्वशाली एलील होता है। जैसे कि स्वीट पी, यानी कि जो मटर होता है, इसका उदाहरण होता है स्वीट पी में फूल का रंग, जिसमें क्या होता है कि विशेष लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए दोनों जीन में से कम एक अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो ये हमारा टॉपिक डीएनए और आरएनए के साथ साथ जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी और जो कार्य वर्ग परीक्षण होता है वो क्या होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये भी आपके इसमें आपके जो जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये पूछ सकता है, काय वर्ग परीक्षण क्या होता है ये पूछ सकता है, और इसमें एक क्वेश्चन आपके ये पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी का आनुवंशिकी में क्या उपयोग हुआ, मेंडल ने क्या उपयोग किया, या काय वर्ग परीक्षण का क्या उपयोग किया। ये दो क्वेश्चन आपको इसमें से पूछने को मिलेंगे, बाकी इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता, नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रायिकता की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रायिकता आपने पहले छोटी क्लासों में मैथ के अंदर पढ़ी होगी, प्रायिकता क्या होती है। जैसे कि हम सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होती है कि उसमें दो होते हैं, चित और पट। जैसे कि आपसे पूछी जाए चित आने की प्रायिकता क्या होती है या पट आने की प्रायिकता क्या होती है, तो उसमें हम एक संभावना लगाते हैं कि इसमें आधे चांस तो होते हैं चित आने के और आधे चांस होते हैं पट आने के, यानी 50-50% इसमें चांस होते हैं। तो यही होती है प्रायिकता। क्या होती है कि प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना, यानी कि हम संभावना कर रहे हैं कि जैसे कि जीत आएगा या पट आएगा, हम एक संभावना कर रहे हैं। तो इसे ही जो संभावना होती है वो गणितीय मापन होता है, और इसे हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी हम इसे कहते हैं। इसके प्रकार दो होते हैं, एक होता है थ्योरेटिकल, एक होता है एक्सपेरिमेंटल। जिसमें थ्योरेटिकल में क्या होता है कि संभावित परिणाम, जैसे कि हमने एक कोई भी जैसे कि सिक्के को उछाला, हमने संभावित परिणाम की निकाला, जैसे कि ये आ सकता है, चित आ सकता है। तो ये होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। और एक होता है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि हमने उसका प्रयोग किया, क्या आता है उसके बाद हमने बताया कि वास्तविक प्रयोगात्मक परिणामों पर आधारित होता है। कौन? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। फिर हम बात करते हैं प्रायिकता के मूल सिद्धांत, जिसमें दो सिद्धांत आपको यहाँ पे पढ़ने होते हैं। एक होता है एडिशन रूल और दूसरा होता है आपके मल्टीप्लेक्सन रूल। तो इस एडिशन रूल में क्या होता है, ये इसका सूत्र होता है, और ये दो घटनाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, तो ये सूत्र आपको वहां पे देखने को मिलता है या यहाँ पे ये लगता है। दूसरा होता है मल्टीप्लेक्सन रूल, जिसमें ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो, तो ये रूल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और जो मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपके इसमें से कि इसके जेनेटिक्स में क्या लाभ हुआ, क्या उपयोग इसका किया गया। तो मेंडल ने आनुवंशिक रोज के परिणामों की भविष्यवाणी के लिए प्रायिकता का प्रयोग किया गया था, यानी कि आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने प्रोबेबिलिटी का उपयोग कहाँ किया, तो उन्होंने आनुवंशिक रोज की परिणाम जो होते हैं उसकी जो परिणाम की जो भविष्यवाणी की थी कि क्या परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद आता है काय वर्ग परीक्षण। जो काय वर्ग परीक्षण क्या होता है कि ये एक सांख्यिकीय परीक्षण होता है, जिसका उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि देखे गए परिणाम और अपेक्षित परिणामों में कितनी भिन्नता है, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अंतर निकाला जाता है कि उसमें कितना अंतर है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बराबर साइन और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है वो इसका सूत्र होता है। जैसे कि ये इसका सही सूत्र होता है, इसको आप इस तरह से लिख लेना, इस तरह से इसका ये सूत्र होता है।
और इसकी जो खोज की थी या कायवृक्ष परीक्षण किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था कार्ल पियर्सन द्वारा किया गया था। तो इसके नाम भी आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये कार्ल पियर्सन के द्वारा किया गया था। इसके स्टेप क्या होने चाहिए, यानी कि आप काय वर्ग परीक्षण कर रहे हैं तो इसके कुछ स्टेप तो होने चाहिए, भाई पहले आपने क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट चरण कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको करना है शून्य परिकल्पना को परिभाषित करना है, अपेक्षित मान निकालना है, यानी जो एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होती है उसको निकालना है। उसके बाद जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करना है कि जो सूत्र क्या था आपकी, जो ऑब्जर्वेड फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपॉन एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, उस सूत्र का प्रयोग करना है। उसके बाद जो स्वतंत्रता की डिग्री निकालनी है जिसका सूत्र होता है वर्गों की संख्या माइनस वन, इसका सूत्र होता है। और लास्ट स्टेप इसका आता है कि प्राप्त x का मान, जो एक्स स्क्वायर का जो होता है मान, को तालिका मान से तुलना करना होता है। और इसका भी अनुवांशिकी में क्या प्रयोग हुआ था, मेंडल अनुपातों की पुष्टि के लिए इसका उपयोग किया था। और उपयोगिता की जांच के लिए मैंने कि कितनी इसकी उपयोगिता है उसकी भी जांच कार्यवर्ग परीक्षण द्वारा की गई थी। तो ये थे इसके प्रयोग, और ये था हमारा टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी और कार्यवर्ग परीक्षण। इसमें आपको दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है आनुवंशिकी में। यही क्वेश्चन आपके कार्यवर्ग परीक्षण में पूछे जा सकते हैं कि कार्यवर्ग परीक्षण होता है क्या है और इसका आनुवंशिकी में क्या महत्व है या क्या उपयोग इसका किया गया था। दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसका सूत्र पूछ सकते हैं या इसकी खोज किसने की कार्यवर्ग की वो पूछ सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इंट्रोडक्शन और एंड डेफिनेशन ऑफ साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स एंड देयर इंटर रिलेशन, यानी कि हम साइटोलॉजी क्या होता है और जेनेटिक्स क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स क्या होता है और इसकी जो आपसी संबंध क्या है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम साइटोलॉजी की बात करते हैं। साइटोलॉजी में क्या होता है कि ये जो एक कोशिका विज्ञान की, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल का अध्ययन करते हैं, सेल की स्ट्रक्चर का, उसके फंक्शन का मतलब अध्ययन करते हैं। ये कोशिका के अंग, कोशिका झिल्ली और जो साइटोप्लाज्म आदि पर केंद्रित होता है, यानी कि जो कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका अंग होते हैं उसकी कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं, किसमें, साइटोलॉजी में। और वहीं हम बात करें यदि इसके सूक्ष्मदर्शी से की खोज के बाद सूक्ष्म विज्ञान एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हुई थी। और जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी और वेरिएशन, यानी दो शब्द आपको याद रखते हैं कि आपसे पूछा जाए कि किसका अध्ययन करते हैं, तो एक तो हम हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, एक हम वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वंशानुक्रम और विविधता का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी या वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि इसके अध्ययन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इसमें जीन, डीएनए, गुणसूत्र और विरासत के पैटर्न का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से जो लक्षण होते हैं विरासत में जाते हैं या विरासत में किस तरह से वो लक्षण हमको मिलते हैं। आनुवंशिकी के जो जनक होते हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना गया है। और फिर आता है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में साइटोलॉजी का साइटो आया है और जेनेटिक्स का जेनेटिक्स शब्द है। तो दोनों को मिलाकर जो शब्द बनता है, दोनों विषयों को मिलाकर, मतलब दोनों शाखाओं को मिलाने पर जो शाखा बनती है वो बनती है साइटोजेनेटिक्स, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं कि जो कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी को मिलाकर गुणसूत्रों की संरचना और वंशानुक्रम का उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स में और हम किसकी बात करते हैं, तो इसमें हम करते हैं कैरियोटाइप, गुणसूत्रीय असामान्यता और कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि जब हम कोशिका सेल डिवीजन होता है तो उस समय गुणसूत्रों का क्या व्यवहार रहता है, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, कौन सी क्रियाएं होती हैं, उनका सब जो अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं साइटोजेनेटिक्स में। फिर हम बात करते हैं इनके इंटररिलेशन की, यानी कि इनके बीच में क्या संबंध होता है, क्या इंटररिलेशन होता है किस किस के बीच में, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स में। तो जो कोशिका विज्ञान विज्ञान जो होती है, साइटोलॉजी जो होती है उसमें हम संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं, यानी कि जो विज्ञान होती है उसका संरचनात्मक आधार प्रदान करती है, जबकि जो जेनेटिक्स होती है वो कार्यात्मक दृष्टिकोण देती है और जो कोशिका आनुवंशिकी यानी साइटोजेनेटिक्स होती है वो दोनों को जोड़ती है। तो पहला संबंध तो आपके ये हो गया, आपसे ये संबंध पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से पढ़ना। आनुवंशिकी ये बताती है कि गुण कैसे विरासत में मिलते हैं, जबकि कोशिका विज्ञान हमें यह दर्शाती है कि कोशिकाओं में जीन कहाँ, कैसे और कैसे बनते हैं, यानी कहाँ रहते हैं, कैसे बनते हैं
और किस तरह से बनते हैं, कहाँ से कैसे आते हैं, तो वो बताती है हमें कोशिका विज्ञान। और विरासत में हमें किस तरह से मिलते हैं, गुण कैसे होते हैं, तो ये बताती है हमें आनुवंशिकी। कोशिकीय आनुवंशिकी सूक्ष्मदर्शी तकनीकों का उपयोग करके गुणसूत्र देखने और वंशानुक्रम में उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करती है। यानी कि जो साइटोजेनेटिक्स जो होती है उसमें हम सूक्ष्मदर्शी तकनीकों का उपयोग करते हैं, गुणसूत्रों को देखते हैं, उनके वंशानुक्रम में उनकी भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक साइटोलॉजी। जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक्स क्या होता है और इनके बीच में आपस में क्या संबंध होता है, क्या इंटर रिलेशन होता है। तो साइटोजेनेटिक्स में हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के कार्य और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में हम उसकी हेरिडिटी और जो वेरिएशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। और साइटोजेनेटिक्स में हम दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं और इसके बीच में जो संबंध होता है कि जो कोशिका विज्ञान होते हैं, साइटोलॉजी होती है, उसमें हम उस रचनात्मक आधार प्रदान करती है, जबकि जो जेनेटिक होती है वो कार्यात्मक, जैसे कि कार्य कैसे करते हैं। इसी प्रकार जो आनुवंशिक होती है उसमें हमें ये मिलता है कि हमारे जो माता पिता से जो लक्षण आए वो किस जीन के कारण आए, कैसे आए। और जो साइटोलॉजी होती है उसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि वो जीन जो होते हैं वो कहाँ कैसे रहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके क्या रहेगा कि जो मल्टीपल एलील क्या होता है, प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है और स्यूडो एलील्स क्या होता है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहले मल्टीपल एलील की बात करते हैं कि जब किसी एक जीन के दो या दो से अधिक विकल्प एक ही स्थान पर मौजूद होते हैं तो उन्हें मल्टीपल एलील कहते हैं। यानी कि जब क्या होता है कि एक जीन के दो या दो से अधिक एलील जो होते हैं वो एक ही स्थान पर उपस्थित हो, यानी जैसे कि ये कोई जीन है, इसके लिए यदि दो या दो से अधिक जो एलील होते हैं वो एक ही स्थान पर उपस्थित होते हैं तो इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील। इसका क्या उदाहरण हो गया कि जो मल्टीपल एलील के की पॉइंट्स की बात करें कि जो समरूपी गुणसूत्रों के समान स्थान पर पाए जाते हैं, ये एक व्यक्ति में केवल दो एलील पाए जाते हैं परंतु पूरी जनसंख्या में दो से अधिक हो सकते हैं। मेंडल के नियमों की पालन करते हैं लेकिन विविधता अधिक होती है, यानी कि ये मेंडल के नियमों को तो पालन करते हैं लेकिन इसमें जो वेरिएशन होता है वो अधिक होता है। वेरिएशन यानी विविधता जो होती है वो अधिक होती है। फिर इसके बाद इसका जो उदाहरण आता है वो आता है मानवों में एबी और रक्त समूह, इसका एक प्रमुख उदाहरण आता है। जैसे कि आई ए या जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए होता है, आई बी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है बी, और आई बी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ए बी, और आई का जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है ओ। तो आपको ये फिनोटाइप, ये तो होते हैं जीनोटाइप और ये होते हैं इसके फिनोटाइप। तो दोनों को आपको ये नाम याद रखने हैं किस तरह से होता है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है ऑप्शन वाले में कि इसका जो ये दे दिया और इसका ब्लड ग्रुप पूछ सकते हैं तो इसका आपको ये वहां पे करना है, या आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा तो इसका भी यही होगा। तो इस तरह से आपको ये याद होने चाहिए और इधर वाले भी याद होने चाहिए कि ब्लड ग्रुप किस तरह से बनता है या किस तरह से ब्लड ग्रुप होता है। फिर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है कि जब एक ही जीन शरीर के कई लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। यानी कि इस क्या होता है जैसे कि कोई एक जीन होता है वो शरीर के कई लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो हीमोग्लोबिन की संरचना बदलती है जिससे एनीमिया होता है, और ये मलेरिया की कुछ हद तक प्रतिरक्षा भी करता है। यानी मलेरिया से कुछ हद तक ये प्रतिरक्षा भी करता है। तो एक ही जीन कितने कार्य करता है, एक तो हीमोग्लोबिन की संरचना बदलता है जिससे एनीमिया हो जाता है और मलेरिया के प्रतिरक्षा भी करता है। तो इसके तो एक ही जो जीन होता है वो कई लक्षणों को प्रभावित करता है। तो इसे हम कहते हैं पीलियोट्रोपिज्म। और एक जीन कई प्रभाव डालता है, इसके की पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इसका जो की पॉइंट आता है कि जो ये दर्शाता है कि जीन का नियंत्रण कितना जटिल हो सकता है। एग्जाम्पल इसका होता है सिकल सेल एनीमिया, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की संरचना बदलती है जिससे एनीमिया होता है, और ये मलेरिया की कुछ हद तक प्रतिरक्षा भी करता है। एक इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है मार्फन सिंड्रोम। इसका क्या कार्य होता है तो ये करता है कि जो एक ही जीन कंकाल, आँखों और हृदय को प्रभावित करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो सिंड्रोम होता है मार्फन सिंड्रोम, इसमें एक ही जीन क्या करता है वो आँखों को भी प्रभावित करता है, साथ ही जो कंकाल होता है उसको भी प्रभावित करता है और हृदय को भी प्रभावित करता है। तो एक साथ तीनों को प्रभावित करता है एक ही जीन। तो इसे हम कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। और इसका उदाहरण आपको याद रखना है। इसमें आपको जो ये टॉपिक है इनमें से आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर वाले आ सकते हैं।
या फिर जो एक-एक नंबर वाले आते हैं वो आ सकते हैं, यानी कि आपको पूछ ले जो स्यूडो एलील्स क्या होता है या प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है या मल्टी एलील क्या होता है, इनके बारे में उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है, तो आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं सूडो एलील्स की। सूडो एलील क्या होता है कि वे जीन होते हैं जो दिखने में तो और कार्य में तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो वास्तव में अलग-अलग होते हैं। तभी इसको कहा गया है सूडो एलील्स, यानी आभासी जो होते हैं, मतलब होते तो हैं लेकिन वो क्या है कि दिखने और कार्य में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन वो एक जैसे होते नहीं है, वो अलग-अलग होते हैं। और एक-दूसरे के निकट स्थित होते हैं, यानी कि वो दोनों एक-दूसरे के निकट स्थित होते हैं, इसलिए वो दोनों के एक जैसे दिखते हैं। कार्य उनका सेम होता है, दिखने में वो सेम होते हैं, लेकिन वो सेम होते नहीं हैं, दोनों अलग-अलग होते हैं। जैसे कि इसके की पॉइंट होते हैं कि एक-दूसरे के पास होने से ये एक की तरह कार्य करते हैं, परंतु संरचनात्मक रूप से अलग होते हैं। यानी ये एलील के तरह तकारी होते हैं, यानी कि दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन ये संरचनात्मक जो स्ट्रक्चरली जो काम होता है डिफरेंट होते हैं। इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी ड्रोसोफिला में, जो कि एक फ्रूट फ्लाई है, यानी कि फल मक्खी होती है। जीन की सूक्ष्म संरचना को समझने में ये सहायक होते हैं, यानी कि जो जीन होता है उसकी जो सूक्ष्म जो संरचना होती है उसको समझने में कौन मतलब समझने में कौन सहायक होता है, तो होता है सूडो एलील्स जो होते हैं वो। ड्रोसोफिला में लॉक्जिन जो जीन होता है वो इसका उदाहरण होता है, तो उदाहरण आपको याद रखना है। यदि आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आप उसका उत्तर है जो यदि आप उदाहरण सही देते हैं, तो आपकी वहाँ पे नंबर देने की जो संभावना होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, उसमें नंबर कटने की जो संभावना होती है, वो बहुत कम हो जाती है। क्योंकि आप एक उदाहरण के साथ उसको समझा रहे हैं, तो अगले को ये महसूस होता है कि हाँ, इसको अच्छे से इसका आंसर आ रहा है, या ये अच्छे से इसको पढ़ के आया है, या इसको अच्छे से इसके बारे में जानकारी है। अगर आप वहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, उदाहरण नहीं दे रहे हैं, या आपको एक सही तरीका क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि आपके पास पूछ लिया है कि जो लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद यदि आपको उसका उदाहरण आता है तो उदाहरण लिखना है। क्वेश्चन में जैसे इतना ही पूछा है कि लिंग निर्धारण क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो उसमें आपको केवल इतना ही बताना है कि लिंग निर्धारण का उदाहरण बताना है और लिंग निर्धारण की परिभाषा बतानी है। फिर आगे यदि आपसे पूछा जाए कि इसके प्रकार कौन से होते हैं, तो उसमें भी आपको जैसे कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, फिर उसका अगला जो पर्यावरणीय लिंग निर्धारण है, इस प्रकार से इसको बताने होते हैं। तो चलिए हम इसके टॉपिक पर भी चर्चा करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो लिंग निर्धारण एवं लिंग संलग्न लक्षण, लिंग सीमित और लिंग प्रभावित लक्षण या रक्त समूह आनुवंशिकी पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की, यानी लिंग निर्धारण की बात करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है कि ये एक जैविक की प्रक्रिया है जो किसी जीव में लिंग विशेषताओं के विकास को निर्धारित करती है। लिंग निर्धारण के टाइप्स की बात करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेट की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन की बात करते हैं, यानी गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो मनुष्य में यदि दो जैसे एक्स वाई जो गुणसूत्र होता है, यदि ये हमें देखने को मिलता है तो वो मेल होता है, और यदि हमें एक्स एक्स देखने को मिलता है तो वहां पे वो फीमेल होता है। फिर हम बात करते हैं पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, यानी कि इन्वायरमेंट के आधार पर। तो कछुए और जो मगरमच्छ होते हैं उनमें अंडों के उष्मायन तापमान से संतान का लिंग निर्धारण होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो कछुए और जो मगरमच्छ होते हैं उसके जो अंडे होते हैं उसको कितनी उष्मा मिल रही है उस पर निर्भर करता है कि अंदर से मगरमच्छ का नर निकलेगा या मादा निकलेगी या मेल निकलेगा या फीमेल निकलेगा। तो इसका जो निर्धारण करता है वो ऊष्मा करती है कि उसको कितनी ऊष्मा मिलती है। फिर हम बात करते हैं जीन आधारित लिंग निर्धारण, यानी जीन विशेष द्वारा लिंग का निर्धारण करता है। जैसे कि जो उदाहरण जैसे कि कुछ पौधों या कीटों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो कोई विशेष जो लिंग या जो विशेष जीन जो होता है वो विशेष द्वारा लिंग का निर्धारण किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सेक्स लिंकेज की, यानी लिंग संलग्नता की। तो लिंग संलग्नता क्या होती है कि वह लक्षण जो लिंग गुणसूत्र विशेष रूप से एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जैसे कि हीमोफिलिया हो गया, रंग अधंता होगी या ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं वो होगी। तो इसके उदाहरण जो होते हैं वो ये होते हैं कि जो ये दोनों रोग एक्स लिंकेड रिसेसिव होते हैं, यानी कि अप्रभावी होते हैं एक्स लिंकेड से। और इसमें क्या होता है विशेष रूप से जो इन रोगों का या इनका जो नियंत्रण करती है इन जीनों का वो करती है एक्स गुणसूत्र जो होता है वो इसका नियंत्रण करता है। तो ये हमारा था
सेक्स लिंकेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, यानी कि जो लिंग सीमित जो लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये कोई विशेष जो ये लक्षण क्या होते हैं जो केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं, जबकि उनमें दोनों जो लिंग होते हैं दोनों में इसके जीन उपस्थित होते हैं। यानी कि ऐसे लक्षण जो केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं, जबकि उनके जीन दोनों लिंगों में उपस्थित होते हैं। जैसे कि जो मेल होता है, ह्यूमन की बात करें, मनुष्य में जो मेल होता है उसकी में दाढ़ी का उगना, तो ये तो उसमें जीन की अभिव्यक्ति हुई, जीन जीन ने अपने लक्षण व्यक्त किए। लेकिन वही फीमेल में दाढ़ी नहीं उगती है, लेकिन वो जो जीन होते हैं, जो दाढ़ी उगाने वाले जो जीन होते हैं, वो महिला में भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं, वो वहाँ पे अप्रभावी होते हैं। ऐसे ही जो दूध उत्पादन केवल मादा ही कर सकती है, तो ये नर में उपस्थित तो जो जीन उपस्थित होते हैं, लेकिन ये अपने अभिव्यक्ति को नहीं दर्शाते हैं, ये केवल मादा ही दूध उत्पादन कर सकती है, मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। तो ये था हमारा कि जो लिंग सीमित लक्षण था, यानी कि कौन से दोनों लिंगों में लक्षण जीन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी विशेष लिंग में ही अपनी अभिव्यक्ति को या अपने लक्षणों को व्यक्त करते हैं। इसके बाद आता है लिंग प्रभावित लक्षण, यानी कि ऐसे लक्षण जिनमें जीन की अभिव्यक्ति नर और मादा में अलग-अलग होती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे नर और मादा में जीन दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति जो होती है वो दोनों में अलग-अलग होती है। जैसे कि जो गंजापन होता है वो आपको ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलेगा। पुरुषों में ये लक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है, अपने प्रभाव दिखाता है। जबकि जो महिलाएँ होती है उनमें ये प्रभाव अप्रभावी होता है। आपने कहीं ऐसा सुना है क्या? 100 में से मतलब बहुत ही कम आपने सुना होगा कि किसी महिला के बाल झड़ गए। लेकिन पुरुषों में क्या होता है कि कुछ एक आध को छोड़ के सभी पुरुषों के बाल झड़ने लग जाते हैं और सभी में गंजापन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप का जो होता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी एबीओ रक्त समूह प्रणाली में ये अनेक एलील मल्टीपल एलील द्वारा निर्धारित होता है, जैसे कि IA, IB या I जिसे हम कहते हैं। IA और IB जो होते हैं वो कोडोमिनेंस होते हैं, ये दोनों I पर प्रभावी होते हैं, यानी कि जो आई ओ और ए है, जैसे कि यहाँ पे आई ए और आई ए, इसमें आई है जो ए प्रभावी है और ए है जो प्रभावी है, तो इसलिए जो ब्लड ग्रुप होता है वो यहाँ पे ए बनता है। तो फिनोटाइप प्रकट गुण की बात करते हैं। फिनोटाइप होता है ए बी और ओ, चार वर्ग के समूह होते हैं रक्त के, जो समूह होते हैं। व्यक्तियों में दिखाई देने वाले रक्त समूह चार होते हैं, ए बी और ओ। इसके जो किस तरह से ये बनते हैं एलील के भी मैंने पीछे बता दिया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि ए समूह के लिए जो जीन संयोजन होता है वो ये होना चाहिए। इस तरह से यदि जीन संयोजन है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ए ब्लड ग्रुप। यदि इस आईबी या जो आई है यहाँ पे ये देखने को मिलेगा तो आपके ब्लड ग्रुप होगा बी। यदि आई ए और आई बी यदि आपको जीन संयोजन देखने को मिलता है तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा बी। और स्मॉल आई यदि आपको देखने को मिलता है तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ। तो ये हमारे था जो जीनोटाइप यानी जीन संयोजन के बारे में कि ब्लड ग्रुप किस तरह से जीन संयोजन करके बनता है। फिर हम बात करते हैं आरएच फैक्टर की, यानी आरएच कारक। आरएच कारक क्या होता है कि रक्त में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कारक होता है। दो प्रकार के आरएच कारक होते हैं, एक होता है आरएच पॉजिटिव, एक होता है आरएच नेगेटिव, यानी एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। ये एक प्रमुख एलील डी या एक अप्रभावी एलील के स्मॉल डी द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन्हें इसमें जो प्रभावी होता है वो कैपिटल डी होता है और जो स्मॉल डी होता है वो अप्रभावी होता है। जैसे कि यदि आपको कैपिटल डी स्मॉल डी देखने को मिले तो वहां पे होता है आरएच पॉजिटिव। यदि आपको स्मॉल डी देखने को मिले तो वहां पे होता है आरएच नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको थोड़ा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे स्मॉल डी आपको होगा और यहाँ पे भी स्मॉल डी होगा, तो ये आप छोटा सा करेक्शन कर लेना कि जो स्मॉल डी होता है तो वहाँ पे आर एच नेगेटिव होता है। कैपिटल डी होता है तो आर एच पॉजिटिव और कैपिटल डी स्मॉल डी होता है तो वहाँ पे भी जो आर एच पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं लिंकेज और उसका अनुमान, क्रॉसिंग ओवर और की प्रक्रिया और क्रोमोसोम मैपिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिंकेज की बात करते हैं कि लिंकेज होता है क्या है। तो लिंकेज एक प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति है जिसमें एक ही गुणसूत्र के पास पास स्थित जीन जो होते हैं एक दूसरे की विरासत में मिलते हैं मियोसिस के दौरान। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र पर स्थित जो पास पास में जो स्थित जीन होते हैं वो दोनों ही जीन
विरासत में हमें मिलते हैं और वो कैसे मिलते हैं, तो वो मेयोसिस के दौरान मिलते हैं। जैसे कि जो इनके प्रकार की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात करें, तो कंप्लीट लिंकेज होता है, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि 2 लिंकेज होते हैं। जिसमें जो कंप्लीट लिंकेज होता है उसका जो उदाहरण क्या है कि मेल ड्रोसोफिला होते हैं, वो इसका उदाहरण है। क्या होता है कंप्लीट लिंकेज? तो जब 2 जीन बहुत पास होते हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, यानी कि दोनों जीन है वो बिल्कुल पास-पास है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। जबकि जो अपूर्ण लिंकेज जो होता है उसमें दोनों जीन पास-पास होते हैं और उनमें क्या होता है कि आंशिक क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि इनमें क्या होता है कि आंशिक क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इसका जो इनकम्प्लीट लिंकेज का जो उदाहरण होता है वो होता है फीमेल ड्रोसोफिला, और कंप्लीट लिंकेज का जो उदाहरण होता है वो होता है मेल ड्रोसोफिला। तो ये इसके दोनों के उदाहरण याद रखने हैं। लिंकेज क्या होता है, लिंकेज के प्रकार आपको याद होने चाहिए। फिर आता है लिंकेज का आकलन, यानी कि आकलन की बात करें तो संयोजन आवर्ती का आकलन किया जाता है, यानी कि पुनः संयोजन आवर्ती से इसका आकलन किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट संतान की संख्या इंटू 100 अपॉन कुल संतान की संख्या, जिससे हमें आवर्ती का पता चलता है, या जो आकलन होता है पुनः संयोजन की आवर्ती या आकलन हमें इससे निकाल सकते हैं, आवर्ती का आकलन करते हैं। सूत्र होता है रिकॉम्बिनेट संतान की संख्या इंटू 100 अपॉन, यहाँ पे ये लिख लेना, इसके अपॉन में कुल संतान की संख्या। इसका अर्थ क्या होता है कि जीन के बीच 10% पुनः संयोजन हुआ है और 90% उसका लिंकेज हुआ है। फिर हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया, यानी कि क्रॉसिंग ओवर मैकेनिज्म की बात करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर वह प्रक्रिया है जिसमें समरूप गुणसूत्र के गैर भिन्न क्रोमेटिड्स बीच आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। ये मियोसिस फेस्ट और प्रोफेज फेस्ट में के चरण में होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ होता है, तो वो मियोसिस फेस्ट में होता है। और मियोसिस फेस्ट के प्रोफेज जो फेस्ट होते हैं उस स्टेज में ये होता है। इसमें क्या होता है कि जो गैर पेन क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो उनके बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, यानी लेन देन होती है, तो उसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, लगभग इसकी 4 अवस्थाएं होती है क्रॉसिंग ओवर की। उन 4 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसकी अवस्थाएं होती है। इसमें एक अवस्था होती है सिनेप्सिस, एक होती है टेट्रा निर्माण, एक होता है क्रॉसिंग ओवर, और लास्ट इसकी जो अवस्था होती है वो होती है टर्मिनलाइजेशन। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। जिसमें जो सिनेप्सिस होता है उसमें क्या होता है कि समरूप गुणसूत्र के जोड़े बनता है, और जो टेट्रा निर्माण में क्या होता है 4 क्रोमेटिड वाले टेट्राड बनते हैं, और क्रॉसिंग ओवर में दोनों का क्रॉसिंग होता है, खंडों का आदान प्रदान होता है, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। और जो नेक्स्ट जो होता है कि जो टर्मिनलाइजेशन जो होता है इसमें चियाज़्मा क्रोमेटिड्स के सिरे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट आपके आता है गुणसूत्र मैपिंग, यानी क्रोमोसोम मैपिंग की बात करते हैं। क्रोमोसोमिक मैपिंग वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम पुनः संयोजन की आवृत्ति के आधार पर गुणसूत्र में जीनों की सापेक्ष स्थिति का निर्धारण करते हैं। कि किस तरह से ये निर्धारण करते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कि जो यूज ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन की इकाई की बात करते हैं, तो 1% पुनः संयोजन बराबर होता है किसके, 1 मैप यूनिट के, और 1 मैप यूनिट बराबर होता है 1 सेंटीमॉर्गन के। तो ये जो मैप यूनिट होती है, और हम बात करते हैं इसका गुणसूत्र मैपिंग में क्या उपयोग है, तो जीनों का क्रम ज्ञात करने में ये उपयोगी होता है। कौन? गुणसूत्र मैपिंग, यानी कि जो क्रोमोसोम जो मैपिंग होता है उससे हम जीनों का क्रम पता लगा सकते हैं, रोग से संबंधित जीनों की पहचान कर सकते हैं, मार्कर आधारित चयन करने में भी ये मदद करता है। और इसके साथ ही लास्ट जो होता है वो होता है कि इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनका हमने उपयोग किया। लिंकेज क्या होता है कि एक साथ विरासत में जाने वाले जीन जो होते हैं वो लिंकेज कहलाते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नए जीन संयोजन बनना। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है खंडों का आदान प्रदान, आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करना। चाइज़्मा क्या होता है कि क्रोमेटिड्स की क्रॉसिंग पॉइंट जो होता है उसे हम चाइज़्मा कहते हैं। मैप यूनिट होता है जीनों के बीच की दूरी की इकाई जो होती है वो होती है एमयू, जिसे हम मैप यूनिट कहते हैं।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रोमोसोम की संरचनात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन और उनके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि जो क्रोमोसोम होता है उसकी स्ट्रक्चरल संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो न्यूमेरिकल वेरिएशन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उसका जो प्रभाव होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल वेरिएशन की बात करते हैं, यानी संख्या संरचनात्मक परिवर्तन की बात करते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन में क्या होता है कि संरचनात्मक परिवर्तन क्रोमोसोम की भौतिक संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को कहते हैं क्या, स्ट्रक्चरल वेरिएशन। यानी इसमें क्या होता है कि जो भौतिक संरचना में कोई मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें हमें बदलाव देखने को मिलता है, संरचना में बदलाव देखने को मिलता है। इसके जो प्रकारों की बात करें तो ये मुख्यतः कुछ 4 प्रकार का ये होता है। इसमें टाइप्स ऑफ की बात करें टाइप की तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवक्षेपण या विलोपन, जिसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई भाग टूट जाता है या हट जाता है। जिससे का एग्जांपल की बात करें तो क्राई टू चेट सिंड्रोम जो होता है वो किसी क्रोमोसोम के किसी भाग के हट जाने के कारण होता है। एक होता है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब है कोई एक दोहरा जाता है या कोई दोहराया जाता है क्रोमोसोम का कोई भाग जो डबल बार दोहराया जाता है तो उसे कहते हैं प्रतिलिपि या डुप्लीकेट। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है आपके बेयर आइज इन ड्रोसोफिला, यानी कि जो ड्रोसोफिला की जो आंखें होती है वो इसका उदाहरण होता है। एक होता है उल्टा या जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो क्रोमोसोम का कोई खंड कटकर उल्ट जाता है यानी कि फिर से जुड़ता है, यानी कि जैसे कोई क्रोमोसोम है उसका कोई भाग टूट गया फिर से वापस वही भाग जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन यानी उल्टा, जिसे हम कहते हैं। लास्ट आता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोशन लोकेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, कि एक क्रोमोसोम का हिस्सा किसी अन्य असमान क्रोमोसोम से जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी कि कोई क्या होता है कि जैसे कोई क्रोमोसोम का कोई हिस्सा है वहां से टूटकर वो किसी दूसरे असमान जो क्रोमोसोम होता है उसके साथ वो जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये कुछ 4 प्रकार इसके थे कि एक तो था हमारे कि हटना, एक था हमारा जुड़ना यानी विलोपन, प्रतिलिपि बनना, इसके साथ था हमारा उल्टा यानी कि कोई भाग टूटकर वापस जुड़ जाता है तो उसे हम इन्वर्जन कहते हैं। और एक होता है हमारा ट्रांसलोकेशन यानी कोई भाग हटकर या वहां से हटकर कोई हिस्सा हटकर दूसरे किसी असमान क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वेरिएशन की यानी संख्यात्मक परिवर्तन की। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव को देखने को मिलता है, यानी कि संख्यात्मक परिवर्तन में क्रोमोसोम की संख्या को बदलाव के में बदलाव जो होता है उसे हम कहते हैं। इसके प्रकारों की बात करें तो एक होता है असमप्लवता यानी कि एनाप्लॉइडी, जिसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है एक या अधिक क्रोमोसोम का बढ़ना या घटना। इसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र या तो बढ़ जाता है या एक से अधिक जो गुणसूत्र होते हैं या तो वो बढ़ जाते हैं या वो घट जाते हैं। जैसे कि एक होता है मोनोसोमी जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है जिससे हमें टर्नर सिंड्रोम नामक जो बीमारी होती है, सिंड्रोम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। एक होता है ट्राइसोमी जिसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है जिसमें हमें डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। ट्रोसोसोमी होता है ये एक डाउन सिंड्रोम जो हमें देखने को मिलता है। एक होता है यूप्लॉइडी, दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है यूप्लॉइडी, पूरे क्रोमोसोम सेट का जुड़ना या हटना। इसमें क्या होता है कि जिसमें उसमें तो एक क्रोमोसोम या एक से अधिक क्रोमोसोम बढ़ रहे थे, लेकिन यूप्लॉइडी में क्या होता है कि पूरा जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम का जो सेट होता है जो जोड़ा होता है वही हट जाता है या जुड़ जाता है। पूरा सेट ही हटना या जुड़ना जो होता है वो कहलाता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का उदाहरण हो गया हेपेलॉइडी जो कि एक सामान्य जो मक्खी का जो नर या जो अंश यानी चींटियां जो होती है उसके जो मेल होते हैं उनमें ये सामान्यतः देखने को मिलता है। और एक होता है पॉलीप्लॉइडी जिसमें हमें देखने को मिलता है एक तो व्हीट यानी कि गेहूं में और सामान्यतः ये बनाना में यानी ट्राइप्लॉइड ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं क्रोमोसोम परिवर्तनों के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं। अनुवांशिक विकार यानी वंशानुगत रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि इससे क्या होता है कि ऐसे बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं जैसे कि जो हमने ऊपर पढ़े कि जो क्राइड्यूल सिंड्रोम हो गया, इसके साथ ही जो हुआ था कि जो डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, ये सभी क्या है कि वंशानुगत रोग हो जाते हैं, विकार हो जाते हैं। और इसके बाद जो अगला प्रभाव आता है वो आता है हमारे इवोल्यूशन यानी विकास में। विविधता और नई प्रजातियों के विकास में ये सहायक होता है। प्लांट ब्रीडिंग में इसका उपयोग करते हैं ताकि बहुगुणिता का उपयोग करके बेहतर गुणों को के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका जो आता है कि जो कैंसर यानी कि कुछ कैंसर में संरचनात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं जैसे सीएमएल में
T9:922 ट्रांसलोकेशन, ये कुछ रेशो आपको याद कर लेना है। ऐसे पूछा नहीं जाता है कि ऐसे, इतना आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या प्रभाव होता है। तो एक तो आपके प्रभाव कौन कौन से होते हैं, एक तो कोई आनुवंशिक विकार हो जाता है, विकास में भी ये सहायक होते हैं, नई प्रजातियों के विकास में। एक प्लांट ब्रीडिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी में भी क्या है कि कुछ कैंसर में सृजनात्मक परिवर्तन भी देखे जाते हैं, जिससे भी कैंसर हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है कि यूज ऑफ हेपेलॉइड, डाई हेपेलॉइड एंड डबल हेपेलॉइड इन जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकी में हेपेलॉइड, डाई हेपेलॉइड और डबल हेपेलॉइड का उपयोग के बारे में बात करनी है। तो हेपेलॉइड की बात करते हैं। हेपेलॉइड क्या होता है, तो हेपेलॉइड वे जीव या कोशिका जिसमें केवल एक गुणसूत्र समूह होता है, जिसे हम एन कहते हैं, सिंगल एन होता है। तो इसका जो सोर्सेज की बात करें कि इसके सोर्सेज क्या है, तो इसका सोर्सेज होता है एंथर एंड माइक्रोस्कोप स्पोर जो कल्चर होता है, परागकण जो होते हैं, अंडाशय या अंडाणु कल्चर, या फिर इसके जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय क्रोमोसोम इलिमिनेशन, यानी ये सब इसके सोर्सेस होते हैं। इसके बाद जो अगला आता है हमारा कि यूज ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि इसका जेनेटिक्स में क्या उपयोग है। तो जेनेटिक्स में इसका क्या उपयोग है, एक तो इसका जो रिसेसिव लक्षणों की पहचान करने में ये सहायक होता है। दूसरा, समजात रेखाओं को शीघ्र विकास होता है, यानी कि जो होमोजाइगस जो लाइनें होती है उनका विकास में भी ये शीघ्र विकास होता है इसके कारण। और बिना प्रभुत्व प्रभाव वाले जो जीन होते हैं उनकी अभिव्यक्ति को समझने में भी ये सहायक होता है। तो ये इसके जेनेटिक्स में उपयोग होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है डाईहेप्लॉइड, यानी कि जो ट्वेन फॉर्म या टेट्राप्लॉइड जिसे हम कहते हैं। डाईहेप्लॉइड में टेट्राप्लॉइड पौधे से प्राप्त हेप्लॉइड जिनमें दो गुणसूत्र सेट होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें ट्वेन देखने को मिलता है, यानी गुणसूत्र दो गुणसूत्र सेट में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका कि जो आलू में जो आलू की जो कि टेट्राप्लॉइड डाईहेप्लॉइड को प्रजनन में उपयोग किया जाता है, यानी कि आलू जैसे हम सोलेनम ट्यूबरेसोम कहते हैं, जो कि टेट्राप्लॉइड है और इसका उपयोग जो है वो डाईहेप्लॉइड को प्रजनन में इसका उपयोग किया जाता है। जेनेटिक्स में इसके उपयोग की बात करें तो जंगली लक्षणों के समावेशन में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, टेट्राप्लॉइड से डिप्लॉइड ब्रीडिंग लाइनिंग का विकास करने में इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा जो इसका महत्व होता है वो होता है जटिल जीनोम्स की जेनेटिक्स का सरलीकरण करने में इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट आता है डबल हेपेलॉइड, जिसमें हम डबल हेपेलॉइड क्या होता है, हेपेलॉइड पौधों के गुणसूत्रों को डबल करके बनाए गए पौधों जो पूर्ण समजात होते हैं, यानी कि ये आपस में पूरी तरह से समजात होते हैं, गुणसूत्रों को डबल करके बनाए जाते हैं। और इसका प्रोडक्शन मेथड की बात करें कि ये किस तरह से निर्माण की विधियों की बात करें, तो इसमें निर्माण की विधियों में आता है कि इसे जो कोल्चिसिन द्वारा इसके गुणसूत्रों की संख्या को दुगुना करना, एंड्रोजेनेसिस या गाइनोजेनेसिस के बाद गुणसूत्र डबलिंग या इन वेंट्रो कल्चर तकनीकों को अपनाकर इसे डबल किया जाता है। और वहीं बात करें इसका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में क्या यूज है, तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग में इसका यूज क्या क्या है कि गुणों की शीघ्र स्थिरता, साथ ही इसके जो प्रजनन चक्र को छोटा करना, हाइब्रिड ब्रीडिंग के लिए शुद्ध रेखा का उत्पादन करना और सटीक क्यूटीआर मैपिंग और जीनोमिक अध्ययन करना इसका यूज होता है। तो ये सब यूज आपको याद करने हैं इसमें कि क्या क्या इसका यूज होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे कि इसके साथ जो हमने पढ़े हेपेलॉइड, डाईहेपेलॉइड और डबल हेपेलॉइड, इसका कि मतलब समरी टेबल है ये यहाँ पे कि सभी में क्या क्या होता है कि हेपेलॉइड में गुण क्रोमोसोम नंबर होते हैं एन, और डाईहेपेलॉइड में होते हैं 2n, और जो डबल हेपेलॉइड होते हैं उसमें भी 2n होते हैं। और इसके जो हेपेलॉइड होता है उसका मेन यूज होता है जीन का एनालाइज करने में, रिसेसिव ट्रेट स्टडी करने में। और जो डाईहेपेलॉइड होता है इसका यूज होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जीनोम्स का ज्ञान करने में। और डबल हेपेलॉइड का होता है रैपिड ब्रीडिंग, पूरी लाइन क्रिएशन, यानी कि जो लाइन होती है प्रजनन चक्र का छोटा करना, ये सब इसमें इसके यूज होते हैं। जेनेटिक्स में यूज आपसे इसमें पूछा जा सकता है। मुख्यतः इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो इसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, दूसरा इसका जेनेटिक्स में क्या उपयोग है, जेनेटिक्स में उपयोग आपसे पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है म्यूटेशन क्लासिफिकेशन मेथड ऑफ इंडक्टिंग म्यूटेशन, म्यूटेजेनिक एजेंट एंड इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, यानी कि ये उत्परिवर्तन वर्गीकरण
उत्परिवर्तन प्रेरित करने की विधियां, उत्परिवर्ती कारक और उत्परिवर्तन प्रेरणा क्या होती है, इस पर हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम म्यूटेशन क्या होता है कि उत्परिवर्तन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में अचानक और विरासत में मिलने वाले परिवर्तन होता है। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड में अचानक जो परिवर्तन आता है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, यानी उत्परिवर्तन में वर्गीकरण की बात करते हैं। तो ये अलग अलग आधार पर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक मिलता है ओरिजिन के बेस पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आपको मिलता है प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर, और तीसरा जो होता है आणविक परिवर्तन के आधार पर। यानी 3 प्रकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वाभाविक, एक होता है प्रेरित। यानी कि स्वाभाविक उत्परिवर्तन क्या होता है कि जो डीएनए की जो स्वाभाविक रूप से डीएनए की त्रुटि प्रकट पर जो डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों के कारण होता है, और जो प्रेरक तत्व प्रेरित जो उत्परिवर्तन होता है उसमें हम बाहरी कारक जैसे विकिरण या रसायनों के से उत्पन्न करके वो हम उत्परिवर्तन करवाते हैं। तो इसमें ये 2 प्रकार का इसमें उत्परिवर्तन होता है। दोनों को आपको याद होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है और किसमें किस तरह से उत्परिवर्तन होता है या करवाया जाता है। तो स्वाभाविक में स्वाभाविक रूप से होता है, और इसमें हम जो प्रेरित होता है उसमें हम बाहरी कारकों से प्रेरित करके वो परिवर्तन करवाते हैं। फिर आता है प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर, यानी कि एक होता है दैहिक उत्परिवर्तन और एक होता है जनन कोशिका उत्परिवर्तन। दैहिक उत्परिवर्तन में क्या होता है कि शरीर की कोशिकाओं में होता है, वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि जैसे कि ये आपके शरीर में है, तो आप ये अगर दैहिक उत्परिवर्तन आपके शरीर में है, तो ये अगर दैहिक उत्परिवर्तन है तो ये आपके शरीर से आपकी संतति में नहीं जाएगा, वंशानुगत नहीं होता है। लेकिन जब ये जनन कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है तो ये वंशानुगत होता है। ये अगली पीढ़ी में, आपकी नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी आपके बच्चों में, ये उत्परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये होता है प्रभावित कोशिकाओं के आधार पर। फिर आता है आणविक परिवर्तन के आधार पर, यानी कि जो आणविक परिवर्तन के आधार पर भी 2 प्रकार का आता है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन, एक होता है हास, यानी कि जो डिलेशन जिसे हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है और इसमें एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड का हटना जो होता है वो होता है डिलेशन। तो ये था हमारा इसका जो म्यूटेशन होता है उसका वर्गीकरण। और इसके बाद जो हमारा एक और आता है, इसके कुछ और वर्गीकरण आते हैं, जैसे कि जो इन सम्मिलन यानी कि अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना, और एक होता है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यानी सम्मिलन या ह्रास के कारण जो पढ़ने का जो क्रम होता है वो बदल जाता है। यानी कि जब हम इनके जो हाथ जुड़ते हैं या सम्मिलन होते हैं तो इससे जो पढ़ने का जो क्रम होता है वो बदल जाता है। फिर हम बात करते हैं उत्परिवर्तन कारक, यानी कि म्यूटेशन एजेंट की बात करते हैं कि किस किन कारणों से उत्परिवर्तन होता है या करवाया जाता है। तो फिजिकल म्यूटेशंस की बात करें तो भौतिक परिवर्तन कार्य कौन कौन से होते हैं, जिनमें आता है एक्सरे हो गया, गामा किरणें हो गई, यूवी रेज यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, इनके माध्यम से उत्परिवर्तन करवाया जाता है या उत्परिवर्तन होता है। ये डीएनए तंतुओं को तोड़ सकते हैं या थाइमिन डाइमर बना सकते हैं। एक होता है केमिकल म्यूटेशंस यानी कि रासायनिक उत्परिवर्तन कारक जो होते हैं, उनमें क्या आता है कि एक तो इथाइल मिथाइल जो सल्फोनेट होता है, न्यूट्रस एसिड हो गया, मस्टर्ड गैस हो गई, ये सभी ये डीएनए आधारों को संशोधित करते हैं और गलत जोड़ी बनाते हैं। यानी इसमें भी ये उत्परिवर्तन करवाते हैं या उत्परिवर्तन कारक होते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल म्यूटेशंस की, यानी कि जैविक उत्परिवर्तन कारक की। तो इसमें आता है वायरस और ट्रांसपोनेस यानी कि जो स्थानांतरित करने वाले जो तत्व होते हैं, ये होस्ट जीनोम को में समाहित होकर उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। तो ये थे इसके कुछ मुख्य मुख्य कारक। और फिर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कि जो मेथड्स ऑफ इंडक्टिंग इंडू यानी कि उत्परिवर्तन प्रेरित करने वाली विधियां, यानी कि उत्परिवर्तन प्रेरित करने वाली विधियां कौन कौन सी होती है। तो पहले हम फिजिकल मेथड्स की बात करते हैं, जिनमें हम विकिरणों से संपर्क करवाते हैं, जैसे कि एक्सरे हो गया, यूवी लाइट होगी यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती है, गामा किरणें जो होती है, उनसे हम इसको उत्पर प्रेरित करते हैं उत्परिवर्तन को। केमिकल मेथड्स की बात करें तो इसमें हम ईएमएस यानी कि जो जो इथाइल मिथाइल जो सल्फोनेट होता है उसका प्रयोग करते हैं। जो सोडियम एजाइड होता है, एसिड जो होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही जो मस्टर्ड गैस होती है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में हम जो वेक्टरी वायरस जो होते हैं, वेक्टर लाइक ट्रांसपोन्स है, और जो वेक्टर वायरस होते हैं उनका हम प्रयोग करके उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। फिर हम बात करते हैं उत्परिवर्तन का उपयोग क्या क्या किया जाता है। तो उत्परिवर्तन का जो उपयोग होता है वो फसल सुधार में किया जाता है। इससे
हाइब्रिड वेराइटियां जो होती है डेवलप की जाती है, नई वेराइटियां, जैसे कि शकरकंद, मूंगफली की कई ऐसी उन्नत किस्में तैयार की गई है जो परिवर्तन से तैयार की गई है। जीन मानचित्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है और जीन की क्रियाओं को समझने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि छोटे छोटे टॉपिक है आपके, कि एक तो गुणात्मक और मात्रात्मक लक्षण क्या होते हैं, पॉलीजीन और सतत विविधता क्या होती है, बहुकारक परिकल्पना क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री की प्रकृति, संरचना, प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद तंत्र, जीन की अवधारणा, जीन के कार्य, संरचना और उसका नियंत्रण। तो ये सभी छोटे छोटे टॉपिक है जो हम एक साथ ही यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुणात्मक और परिमाणात्मक जो लक्षण होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्वालिटेटिव ट्रेट्स की बात करते हैं, गुणात्मक लक्षण की बात करते हैं। ये एक या कुछ जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि इसमें केवल एक जीन द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। लक्षण जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट और असतत होते हैं। फूल का रंग या बीज का आकार, जैसे कि ये सतत होते हैं और स्पष्ट दिखाई देते हैं लक्षण। पर्यावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मेडलियन उत्तराधिकार जो का पालन भी करते हैं, मेंडल के जो इनहेरिटेंस के जो नियम थे उनको भी ये फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, यानी कि कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, बहुजीन जिसे हम कहते हैं पॉलीजीनस। लक्षण सतत होते हैं, मापन योग्य होते हैं, जैसे कि ऊंचाई, वजन या उत्पादन जिन्हें हम मापते हैं मापन योग्य होते हैं। पर्यावरण में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। फिर हम बात करते हैं बहुजीन या सतत विविधता की, यानी बहुजीन और सतत विविधता क्या होती है, कि जो बहुजीन वे जीन होते हैं जो एक साथ मिलकर एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि अनाज का उत्पादन हो गया, मानव की में त्वचा का रंग हो गया, ये लक्षण सतत विविधता को दिखाते हैं। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि जो बहुजीन होते हैं वो एक साथ मिलकर, मतलब बहुत से जीन एक साथ मिलकर एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, तो उन्हें कहते हैं बहुजीन। जिसका उदाहरण होता है अनाज का उत्पादन या मानव में जो त्वचा का रंग का जो निर्धारण होता है वो बहुत सारे जीन मिलकर करते हैं, सभी जीन एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, तो उसे कहते हैं बहुजीन। फिर हम बात करते हैं बहुकारक परिकल्पना। तो बहुकारक परिकल्पना क्या होती है कि जो परिणाम परिमाणात्मक लक्षणों की उत्तराधिकार की व्याख्या के लिए प्रस्तावित की गई थी। प्रत्येक जीन का थोड़ा और संचयी प्रभाव होता है, कोई एकल जीन प्रधानता नहीं दिखाता। यानी इसमें क्या होता है कि सभी जो जीन होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक जीन अपनी प्रभाविता दिखाता है, बाकी जीन अपनी लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सभी जो जीन होते हैं वो अपनी अपनी प्रभाविता दिखाते हैं, सभी अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कोशिका द्रव्यीय वंशानुक्रम, यानी ऐसा वंशानुक्रम जो न्यूक्लियस के बाहर स्थित जीनों द्वारा नियंत्रित होता है और माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में ये नियंत्रित होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये लक्षण केवल मात्र पक्ष से प्राप्त होते हैं। उदाहरण इसका हो गया 4 बजे के फूल में पत्तियों की विविधता कोशिका द्रव्यीय नर बध्यता, यानी ये सब इसमें इसके उदाहरण होते हैं कि जो कोशिका द्रव्यीय नर बध्यता आपको देखने को मिलती है। फिर हम बात आती है नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कि आनुवांशिक पदार्थ की प्रकृति, संरचना और प्रतिकृति, यानी कि जो नेचर, स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल की बात करते हैं। ठीक है, अधिकांश जीवों में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जो डीएनए होता है वो ही आनुवांशिक पदार्थ होता है अधिकांश जीवों में। ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन व क्रिक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये आपके क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू और रिक्त स्थान में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, वो वॉटसन व क्रिक द्वारा किया गया था। डीएनए की प्रतिकृति का अर्थ है संरचनात्मक होती है। और फिर हम बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण की, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण दो चरणों में होता है। तो पहला इसका जो चरण आता है वो आता है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा आता है ट्रांसलेशन। यानी कि जो प्रोटीन बनता है वो पहले ट्रांसक्रिप्शन की चरण आता है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन बनता है। ट्रांसलेशन के यानी दूसरे चरण में एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहाँ पर होता है, वो होता है राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण के दो चरण होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है या एमआरएनए का निर्माण होता है, ट्रांसलेशन में एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम पर होता है। फिर हम बात करते हैं आनुवांशिक पदार्थ में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तंत्र। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए का आरएनए में रूपांतरण होता है। एंजाइम जो होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज,
और इसमें क्या होता है कि जो ये होता है न्यूक्लियस में होता है, यानी कि जो राइबोसोम जो होता है उसमें होता है, और इससे बनाए जाते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए इसमें बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप कर लेना टी और यहाँ पे कर लेना आर। और फिर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो एमआरएनए की जानकारी के आधार पर राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये सभी बातें जो हमने पीछे चर्चा की थी वही सभी बातें यहाँ पे आ रही है। टीआरएनए एमिनो एसिड को लाता है, कोडिन एंटीकोडिन इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो कोडॉन और एंटीकोडॉन जो होते हैं उनका आपस में जुड़ाव होता है। फिर हम बात करते हैं जीन कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि जीन की जो संरचना, इसकी कार्य और इसके विनिमय। यानी सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जीन डीएनए की कार्यात्मक खंड होता है, और ये जो होता है प्रमोटर, कोडिंग रीजन और टर्मिनेटर से बने होता है। फंक्शन की बात करते हैं यानी कार्य की, तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इन प्रोटीन निर्माण में इसका भाग होता है, या प्रोटीन संश्लेषण करना इसका कार्य होता है, फंक्शन होता है। ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। और लास्ट जो हमारा आता है कि जो रेगुलेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने वाले कारक तत्व कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ओपेरॉन, जिसे हम लेक ओपेरॉन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं वो इसका नियंत्रण करते हैं, और इंचरेंस या साइलेंसर्स जो होते हैं वो इनका नियंत्रण करते हैं। तो ये हमारी सब्जेक्ट थी जेनेटिक्स, और यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। यदि आपने क्लास को यहाँ तक देखा है तो आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट में जो डाउट आता है उसको डाउट को क्लियर किया जाएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, और आप भी अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। और इस क्लास को अपने दोस्तों से भी शेयर करना है जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट समय में यदि उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो भी चाहते हैं कि कुछ समय में ही पहले ही वो अपनी तैयारी बढ़िया कर लें, अच्छे से नंबरों से पास हो, तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यदि आपको पुराने पेपर, एमसीक्यू या जो ओल्ड पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि इस क्लास को अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर जरूर करना है। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।